चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ज्योग्राफी का विश्व की झीलें, नहरें और जलप्रपात, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। और मैं नरेंद्र अकाडमी शिक्षा मंत्र जो है आपको स्पेशली याद करवाने का भी वादा करता है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ सिर्फ आप सुने और कुछ करने की आवश्यकता है। इसी तरह आपका एनसीईआरटी का मैंने वादा किया है नवंबर तक ख़त्म करने का, तो कर दूंगा। कैसे करूँगा, क्या करूँगा, ये मुझ पे छोड़ दीजिए। चलिए, तो विश्व की झीलें, नहरें और जलप्रपात हम शुरू करने जा रहे हैं, और आपके साथ आपकी मस्ती और फन के साथ ही। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। तो जैसे ही आपसे शब्द में आ जाएगा कि भाई वर्ल्ड का सबसे बड़ा झील कौन है, तो जैसे ही सबसे बड़ा झील मतलब लेक आ जाए वैसे ही कैस्पियन सागर लगा देना है। बस ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा झील होना चाहिए, तब कैस्पियन सागर टिक लगाइएगा, नहीं तो यहाँ पे देखिए चेंज हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो सुपीरिया झील है। यहाँ पे चेंज हो गया ना। तो जैसे ही सबसे बड़ी झील की बात करेगा तो कैस्पियन सागर। अब विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील बोले तो सुपीरिया झील। जैसे ही मीठा शब्द निकले सुपीरिया झील टिक लगा दीजिएगा, और जैसे ही सबसे बड़ा झील निकले तो कैस्पियन सागर लगा दीजिएगा टिक। याद हुआ? ठीक है। अब भाई सबसे बड़ा झील पढ़ लिए, सबसे मीठा जल पढ़ लिए, और तब सबसे गहरा भी तो झील है। तो हाँ, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है। तो सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, सबसे बड़ी मीठे जल की झील सुपीरिया झील, सर्वाधिक गहरी झील बैकाल झील। अब देखिए, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील भी तो है जो कि नमकदार है, तो वह है बॉन झील। तो आपसे पूछ देगा कि सबसे लवणीय झील कौन सी है? तो बॉन झील है। सबसे गहरी झील कौन है? बैकाल झील है। सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? सुपीरिया झील है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। ये पता है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट है आप सुनेंगे। तो जैसे ही सबसे बड़ी कैस्पियन सागर टिक लगाइएगा, जैसे ही सबसे बड़ी मीठे जल की बात होगी, स्वीट की बात होगी, मीठा की बात होगी, तो सुपीरिया झील लगा देंगे। अगर जैसे गहरी झील की बात होगी, एकदम गहराई के अंदर जाना है तो बैकाल झील के अंदर जाइए, और अगर लवणीय झील में जाना है तो बॉन झील में जाइए। इसमें सिर्फ सुनना है, ठीक है। समुद्र तल से सर्वाधिक नीचे मतलब निचली झील कौन सा है? तो मृत सागर झील है। यही तो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, समुद्र तल से पूछ रहा है, मतलब समुद्र तल से सर्वाधिक निचली झील पूछेगा, मतलब समुद्र तल से नीचे की बात हो रही है, तो निचली झील कौन है? मृत सागर कहलाता है। गहरा तो बैकाल झील है, लेकिन समुद्र तल से सर्वाधिक निचली झील कौन है? तो मृत सागर। ये भी सवाल पूछता है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर। लीजिए, समझ में आ रहा है? कंफ्यूज मत होइएगा। अब सोचिए, सबसे बड़ा झील कौन है? कैस्पियन सागर है। आप पढ़े थे कि नहीं? तो खारे जल है कि नहीं? खारे जल है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा मीठा जल कौन है? सुपीरिया झील है। याद हुआ? चलिए, अब ये तो बात हो गया। अब बात करते हैं सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन सा है? तो ये इसका नाम पता है? टिटिका। टीटी काका बोला जाता है इसे। क्या बोलते हैं? टीटी काका। तो आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन सा है, उसका नाम क्या है? तो टीटी काका। ऐसे भी बोल सकते, टीटी काका, टीटिका कहीं कहीं बोल देता है, ठीक है। तो टीटी काका बोल दीजिएगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आप इसे याद करते हैं। तो जैसे ही सर्वाधिक ऊंचाई पे बोले, ऊंचाई पे नौकायान झील है, तो उसका नाम क्या है? टीटी काका। ये याद हो गया। आपसे और भी टीटी काका से जो शब्द बन सकते हैं, मतलब सवाल बन सकते हैं, वो देखिए। वो है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंची स्थित झील कौन है? टीटी काका। लीजिए, सबसे ऊंची की बात हो रही है, मतलब ऊंचाई पे स्थित कौन सा झील है? टीटी काका। और सबसे ऊंचाई पे स्थित नौकायान झील कौन है? टीटी काका। तो नौकायान शब्द आ जाए या सबसे ऊंची स्थित झील आ जाए तो टीटी काका बोल दीजिएगा। तो टीटी काका मतलब टीटी वाले काका को याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। चलिए, फन किया थोड़ा। अब देखिए, अरल सागर झील स्थित है कहाँ? कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में, खजाकिस्तान नहीं, कजाकिस्तान में। तो अरल झील पूछे, अरल झील मतलब अरल सागर झील कहाँ स्थित है? तो कजाकिस्तान में स्थित है। याद हुआ? अरल सागर झील पूछ दे
स्थित कहाँ है? तो कजाकिस्तान में। कोशिश किया है कि आपको याद हो जाए। चलिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, शॉर्ट वीडियो है, लेकिन लंबा वीडियो जाएगा क्योंकि इस पर थोड़े फन के साथ भी हम याद करवाएंगे। अब देखिए, विक्टोरिया झील अवस्थित है, तो विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? तो पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। बस डायरेक्ट सवाल यही पूछेगा कि बताइए कि विक्टोरिया झील कहाँ है, बता सकते हैं? तो हाँ बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, पूर्वी अफ्रीका में है, पूर्वी अफ्रीका में स्थित है ना, तो हाँ एकदम अवस्थित है। तो विक्टोरिया झील कहाँ है? पूर्वी अफ्रीका में है। याद हुआ? याद हो गया होगा। अब कैस्पियन सागर के बारे में हम क्या क्या पढ़े, याद करिए। तो कैस्पियन सागर के बारे में पढ़े कि सबसे बड़ा झील है, और सबसे बड़ा झील है खारे जल का, मतलब सबसे बड़ा खारे जल का भी झील है कैस्पियन सागर, मतलब खारे जल रखता है कैस्पियन सागर। ठीक है, अब कैस्पियन सागर स्थित है कहाँ भाई? कैस्पियन सागर तो आया होगा ना माइंड में कि कहाँ है, तो हाँ याद है, रूस और ईरान के बीच में स्थित है। तो कैस्पियन सागर जो है रूस और ईरान के बीच में है और सबसे बड़ा झील है। ठीक है, और सबसे बड़ा झील अगर कैस्पियन सागर है, तो आप ये बताइए कि कैस्पियन सागर झील जो है खारे पानी का भी तो जल का झील है, क्योंकि खारे पानी का है, सबसे बड़ा है, याद हो गया होगा। और कहाँ है? रूस और ईरान के बीच में है। ये सवाल आपसे हो गया। आपसे और सवाल क्या पूछेगा? हजार झीलों की भूमि, लीजिए ये सवाल बहुत बार पूछा है। हजार झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहते हैं। और ये सवाल डायरेक्ट पूछता है कि हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है। ये विश्व वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो याद रखिएगा। अब आप सवाल क्या पूछेगा, और भी सवाल है ना, तो पूछेगा कि विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील बॉन झील किस देश में स्थित है? तो हम बताएंगे तुर्की में स्थित है। कहाँ? तुर्की में स्थित है। अब विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है, कौन झील? बॉन झील। और लवणीय झील है मतलब खारे जल है, ये तो आप जानते हैं। तो लवणीय झील के मामले में अगर पूछे कि सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है, तो बॉन झील है। बॉन झील है, तो बॉन झील लवणीय मतलब खारा जल, नमकीन जैसा लगता है, खारा लगता है। तो आप जान गए विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील जो है बॉन झील कहाँ स्थित है? तो तुर्की में स्थित है। याद रखिएगा, कहाँ है? तुर्की में। तो आपको तुर्की जाना पड़ेगा बॉन झील घूमने के लिए, वो क्लियर। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील कौन सा है? विक्टोरिया झील है, जो कि आप ऊपर पढ़ चुके हैं, पूर्वी अफ्रीका में है। वो भी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील, और विक्टोरिया झील जो है कहाँ है? पूर्वी अफ्रीका में ही है, लेकिन पूर्वी क्षेत्र में है। ठीक है, याद रखेंगे। अब सवाल है, ग्रेट बियर झील अवस्थित है, तो ग्रेट बियर झील कहाँ है? ये भी पूछता है, तो हम बताएंगे कनाडा में है। तो आप कनाडा अगर जाइए तो ग्रेट बियर घूम के आइए। तो ग्रेट बियर झील जब घूमिएगा तो आपको याद आएगा कि हम कनाडा में हैं। ऐसे तो कनाडा याद नहीं रहेगा जो कर रहा हूँ, बस याद रखिएगा कि ग्रेट बियर झील जो है वो है कनाडा में। याद हो गए? याद हो गए होंगे। थोड़े फन करने की कोशिश किया हूँ, अगर फन नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कोशिश किया हूँ कि आप याद कर लें। अब बात करते हैं, टीटी काका को याद कर लीजिए। तो टीटी काका को हम याद किए तो उनसे हमको पता चला कि टीटी काका क्या थे? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौका झील स्थित है, नौकायान झील है, तो टीटी काका पे ही है। और टीटी काका जो है ऊंचाई पे स्थित झील है, ये हम जानते हैं। लेकिन टीटी काका जो है बहुत इंपॉर्टेंट और फनी वाली बात है। कौन सा झील है पता है? हनीमून लेक है। तो हनीमून लेक जो है कौन सा झील कहलाता है? टीटी काका ही कहलाते हैं। क्यों कहलाते पता है? क्योंकि ऊंचाई पे जाके स्थित हो गए हैं ये टीटी काका झील। समझ गए? ऐसे याद कर सकते हैं। तो टीटी काका जो है ऊंचाई पे स्थित है, ऊंचाई पे जाके नौकायान झील है, तो नौकायान झील मतलब हनीमून लेक है भाई, हनीमून के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हनीमून लेक कौन सा झील कहलाएगा? टीटी काका कहलाएंगे। देखिए, अरल सागर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, कौन सा सागर जो है भूमध्य है? तो भूमध्य जो है ये है अरल सागर झील है। तो ये पता है भूमध्य का मतलब है कि ये जो है समाप्त होने के कगार पे है, मतलब समाप्त हो चुका है एक तरह से। और ये जो अरल सागर जो देख रहे हैं आप, पढ़े थे ऊपर कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान में ही नहीं फैला था, उज्बेकिस्तान में भी, मतलब कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बीच की सीमा ही है क्या? अरल सागर। अब जो है भूमिबद्ध हो गया है, मतलब कहने का मतलब ये अरल सागर जो है सूख गया है। पहले बहुत था, चौथे नंबर पे आता था ये, लेकिन ये जो है आपका सूख गया है। भूमिबद्ध यही होता है कि भूमि बन चुका है, पानी है ही नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया? बस इतना ही समझाना था, आगे चलते हैं। अब बैकाल झील तो हम पढ़ लिए क्योंकि सर्वाधिक गहरी झील है, तब इसके बारे में और जानकारी ले लीजिए।
तो किस झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो बैकाल झील को ही कहा जाता है। तो बैकाल झील को किस नाम से जानते हैं? तो पर्ल ऐसे बोलते हैं, पर्ल ऑफ साइबेरिया। तो जैसे ही पर्ल ऑफ साइबेरिया शब्द आ जाए तो बैकाल झील टिक लगा दीजिएगा, भी याद रखिएगा। और साइबेरिया के नाम से भी जाना जाता है बैकाल झील को। चलिए यही याद हो गया। कौन सी झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो और कोई नहीं, विक्टोरिया बनाता है। और कौन बनाएगा? अब विक्टोरिया झील कहाँ पढ़े थे आप, बता सकते हैं? तो हाँ बताएंगे, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप के सबसे बड़ी झील में आता है विक्टोरिया झील, ये आप जानते हैं। तो अफ्रीका में आता है, ये तो हम जान गए। लेकिन तंजानिया और युगांडा की अगर बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? विक्टोरिया ही तो बनाता है। तो तंजानिया युगांडा कहाँ है? आपका अफ्रीका में ही तो आएगा ना, महाद्वीप में। बस इतना ध्यान रख सकते हैं। तो विक्टोरिया जो झील है वो है तंजानिया और युगांडा के बीच का अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। क्लियर? चलिए आगे। अब देखिए न्यासा एक जो है, अब पढ़ेंगे आगे क्या है न्यासा। तो अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील जो है भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो न्यासा जो है ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो न्यासा जो है, याद रखिएगा, न्यासा एक झील है जो कि भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो ये जो है किस महाद्वीप में आता है? अफ्रीका महाद्वीप में। ये कि अफ्रीका महाद्वीप में जो न्यासा झील है किस रेखा पर है? तो भूमध्य रेखा पर स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अब सवाल आगे क्या है कि कौन सा देश जो है अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है फिनलैंड। अंगुली नुमा झील कहाँ है जी? तो हम बताएंगे फिनलैंड में है, याद हुआ ना। चलिए आगे सवाल पूछता है कि टानले सेप, देखिए टानले जी को अलग कर दीजिए और सेप अलग कर दीजिए। तो टानले सेप नामक झील किस देश में स्थित है? तो हम बताएंगे कंबोडिया में है। टानले सेप नामक झील कहाँ है? तो कंबोडिया में। कंबोडिया में कौन सा झील? टानले सेप झील है। चलिए पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है क्या? मृत सागर, यही है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल अगर पूछे तो मृत सागर है। मृत सागर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मृत सागर जो है समुद्र तल से सर्वाधिक निचली झील बोली जाती है, इसीलिए इसे बोला गया है पृथ्वी की सबसे गहरा स्थल। पूछा गया है कौन है? मृत सागर, क्योंकि समुद्र तल से भी नीचे चला गया है और यही इसी को मृत सागर भी बोला जाता है। समझ गए? चलिए आगे सवाल है कि पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो हम बताएंगे 1914 में हुआ था, मतलब 1914 में हुआ था। तो 1914 में याद रखिएगा किसका निर्माण हुआ? तो पनामा नहर का निर्माण हुआ। अब पनामा नहर का निर्माण हुआ तो पनामा नहर है क्या, ये तो हम जान लेंगे। लेकिन पनामा नहर का निर्माण जब 1914 में हुआ तो पनामा नहर जोड़ती किसको है? तो प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो जैसे ही आपसे पूछे कि पनामा नहर जो है इसकी जो है निर्माण हुआ था 1914 में, और जब निर्माण हुआ था पनामा नहर का तो ये किसको जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर का नाम बताएं, तो पनामा नहर बताएंगे। आगे चलेंगे। अब देखिए पनामा नहर अवस्थित कहाँ है? तो पनामा नहर में ही, मतलब पनामा में ही स्थित है। पनामा नहर कहाँ स्थित है? पनामा में स्थित है। बात खत्म। तो टिक लगा दीजिएगा। आगे चलिए। अब इसमें भी बांटा हुआ है। क्या बांटा हुआ है? उत्तरी सिरे, दक्षिणी सिरे। पनामा नहर का उत्तरी सिरा भी देखना होगा आपको, दक्षिणी मतलब नॉर्थ और साउथ देखना होगा। अब चलिए देख लेते हैं। तो देखिए पनामा नहर के उत्तरी सिरे मतलब नॉर्थ सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? अब पतन स्थित है मतलब पतन मतलब बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो क्या नाम है इसका? कोलोन। कोलोन जो है पतन स्थित है, मतलब कोलोन बंदरगाह स्थित है। किधर स्थित है? तो पनामा के उत्तर सिरे में स्थित है। तो ये भी सवाल पूछेगा कि पनामा नहर के उत्तर सिरे में कौन सा पतन है, बंदरगाह है? तो कोलोन है। ये सवाल हो गए। आपसे और सवाल क्या पूछेगा कि पनामा नहर के दक्षिण सिरे में कौन सा पतन स्थित है, मतलब जो है बंदरगाह है? तो पनामा ही है खुद। तो जैसे ही पूछे कि पनामा के दक्षिण सिरे में कौन सा जो है, पनामा नहर के दक्षिण सिरे में कौन सा जो है क्या है, बंदरगाह है? तो हम बताएंगे पनामा बंदरगाह है, खुद पनामा पतन है। बात खत्म। उत्तर सिरे में खाली याद रखना होगा कि कोलोन बंदरगाह है।
ठीक है, पनामा नहर के उत्तर सिरे में कोलोन और दक्षिण सिरे में पनामा। आगे चलेंगे, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन है? तो स्वेज नहर को ही कहा जाता है। अब ये सवाल बहुत बार पूछ चुका है, तो पूछेगा कि विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन है? तो हम बताएंगे स्वेज नहर है। स्वेज नहर का निर्माण कब आप जो है आरंभ कहिए प्रारंभ हुआ? तो हम बताएंगे ये और पहले हुआ था 1854 में। मतलब पनामा नहर का कब हुआ? 1914 में। ठीक है, 1914 में हुआ था, 1914 में। लेकिन स्वेज नहर का निर्माण और पहले मतलब 1854 में, मतलब 1854 में हो चुका था। ठीक है, प्रारंभ हुआ था। चलिए, अब सवाल बनता है कि स्वेज नहर बनकर तैयार हुआ, तो ये बनकर तैयार हुआ था 1869 में हो गया था, मतलब 1869 में। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो 1854 में हुआ। स्वेज नहर बनकर कब तैयार हुआ? तो 1869 में हुआ। तो समझ गए, जहाज की रानी नहर कौन है? तो स्वेज नहर को कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर पूछा जाए ना, तो आप स्वेज नहर को ही टिक लगाइएगा और किसी को मत लगा दीजिएगा। ठीक है, याद रखेंगे। और सवाल पूछता है क्या है कि स्वेज नहर का निर्माण कब मतलब प्रारंभ कब हुआ था? तो 1854 में हुआ था। और बनकर कब तैयार हो गया था स्वेज नहर? तो 1869 में हो गया था। बस इतना जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, आपसे और सवाल क्या पूछता है? तो और सवाल पूछता है कि स्वेज आगे तो स्वेज नहर जो है आप बताइए किस देश में स्थित है? तो मिस्र में है। तो स्वेज नहर कहाँ स्थित है? तो मिस्र में। जैसे स्वेज नहर जोड़ती किसको है? जैसे पनामा भूमध्य प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, उसी तरह स्वेज नहर जो है जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। याद रखिएगा, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। बस इतना जरूर ध्यान रखिएगा। कैसे याद रखेंगे? तो स्वेज नहर जो जोड़ती है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, जैसे पनामा नहर हम पढ़े थे, तो पनामा नहर किसको जोड़ा था? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। उसी तरह स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। और इतना बार ये सवाल पूछा है कि बहुत लोग बहुत बार गलती करके आ गए हैं, तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। स्वेज नहर के उत्तरी सिरे, अब देखिए पनामा नहर का उत्तरी हम पढ़ लिए और दक्षिणी सिरे पढ़ लिए। कौन सा बंदरगाह था ये पढ़ लिए। अब इसमें पढ़ेंगे स्वेज नहर में कौन कौन सा बंदरगाह है उत्तरी सिरे में और दक्षिणी सिरे में। तो देखिए, स्वेज नहर के उत्तरी सिरे में कौन सा पतन स्थित है, मतलब बंदरगाह है, उसका नाम बताइए। तो हम बताएंगे पोर्ट, याद रखिए पोर्ट सईद। क्या है? पोर्ट शहीद। तो पोर्ट शहीद जो है आपका स्वेज नहर का उत्तरी सिरे का बंदरगाह है। ठीक है, मतलब पतन स्थित है। तो किस नहर पे है? तो स्वेज नहर पे है। कौन से क्षेत्र में है? तो उत्तरी सिरे में है। याद रखिए, स्वेज नहर के उत्तरी सिरे में। आपसे पूछेगा स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे में कौन सा पतन है? तो स्वेज पतन ही है, स्वेज बंदरगाह ही है। याद रखिएगा। ठीक है, दक्षिणी सिरे में स्वेज है। जैसे दक्षिणी सिरे में पनामा का हम पढ़े थे कि दक्षिणी सिरे में क्या है? तो पनामा ही था। उसी तरह ये भी स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे में कौन है? स्वेज पतन ही है, बंदरगाह है। और उत्तरी सिरे में क्या है? तो हम बताएंगे पोर्ट सईद है। क्लियर हो गया। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है पता है? बता सकते हैं? तो 168 किमी है। ठीक है, मतलब 168 किमी है, मतलब 168 किमी है। ये जान गए। स्वेज नहर की अगर लंबाई पूछते हैं ना तो बता दिएगा 168 किमी बता दिएगा। शू नहर जो है जोड़ती है, शू नहर किसको जोड़ती है पता है? सुपिरिया झील को, मतलब सुपिरिया को और ह्यूमरन को से, मतलब सुपिरिया को ह्यूमरन से जोड़ती है। सू नहर जैसे ही बात आएगा, शब्द आएगा कि सू नहर एक होता है। सू नहर किसको जोड़ती है? तो हम बताएंगे सुपिरिया को ह्यूमरन से जोड़ती है। अब सू नहर पढ़ लिए तो किल नहर भी तो पूछता है। तो किल नहर किस देश में स्थित है? तो हम बताएंगे जर्मनी में है। तो किल नहर किस देश में है? जर्मनी में है। ये डायरेक्ट पूछता है कि कहाँ है। अब ये भी पूछेगा कि किल नहर जोड़ती कहाँ है। जैसे ही किल नहर किस देश में स्थित है? तो जर्मनी में। उसी तरह किल नहर जोड़ती किसको है? जैसे सू नहर क्या जोड़ती है? सुपीरिया और ह्यूमरन को। उसी तरह किल नहर भी तो जोड़ती होगी। तो हाँ जोड़ती है। उत्तरी सागर को बाल्टी सागर से जोड़ती है। तो बाल्टिक ऐसा बोला जाता है, बाल्टिक सागर को जोड़ती है। तो उत्तरी सागर को बाल्टी सागर से जोड़ती है, किल नहर जोड़ती है। तो आप इसमें 3 पॉइंट याद रखिएगा। क्या क्या याद रखिएगा? तो याद रखेंगे कि पनामा नहर आप पढ़े,
पनामा पढ़े। पनामा किसको किसको जोड़ती है? पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर के अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अब पनामा पढ़िए। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो हम भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, ये पढ़ लिए। सूज नहर जो है शू नहर बोला जाता है। शू नहर किसको जोड़ती है? तो सुपीरिया को हिमरन से जोड़ती है। ठीक है, अब चौथा है किल नहर किसको जोड़ती है? तो उत्तरी सागर को वाल्टिका सागर से जोड़ती है। तो इतना याद रखिएगा, ये सब पूछता है। अब देखिए क्रा नहर जो है, क्राक ऐसे क्रा बोला जाता है, क्रा नहर जो है किस देश में स्थित है? तो थाईलैंड में स्थित है। ये सवाल पूछता है कि क्रा नहर जो है किस देश में स्थित है? तो थाईलैंड में स्थित है। आपसे ये भी पूछेगा स्वेज नहर निर्माण के बाद भारत और यूरोप के मध्य समुद्रिक दूरी में कितनी कमी आ गई है? तो हम बताएंगे 7000 किमी की कमी आ गई है। समझ गए? नहीं समझे? चलिए समझाते हैं। स्वेज नहर निर्माण के बाद, स्वेज नहर निर्माण हुआ था, कब निर्माण हुआ था स्वेज नहर? हम पढ़े थे 1854 में। अब बनकर तैयार कब हुआ? 1869 में तैयार हो गया था। सोच रहे हैं स्वेज नहर के बारे में? आप जानते हैं। अब जैसे ही स्वेज नहर बना तो स्वेज नहर का जो निर्माण हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि भारत और यूरोप के मध्य जो है सामुद्रिक जो दूरी जो थी, दूरी में कितनी कमी आ गई? तो आप जान लीजिए 7000 की कमी आ गई। मतलब फ़ायदा हो गया ना, 7000 की कमी आ गई। सोच रहे हैं स्वेज नहर निर्माण होने से कितना फ़ायदा होता है? भारत और यूरोप का हो गया था समुद्रिक दूरी जो है 7000 किमी की कमी हो गई थी। चलिए ये जान गए। आपसे सवाल पूछता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, अब जलप्रपात आ गया, तो जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो हम बताएंगे वेनेजुएला में। वेनेजुएला बोला जाता है, वेनेजुएला में है। तो जैसे ही पूछेगा विश्व का मतलब वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो वेनेजुएला में। और सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन? ये सवाल मन में आया होगा। तो हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्लियर है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल, एंजिल जलप्रपात है। तो आपसे पूछेगा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? वेनेजुएला में। वेनेजुएला देखिए शब्द ये डिपेंड करता है आप पे, वेनेजुएला बोलिए या वेनेजुएला बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वेनेजुएला में कौन सा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो हम बताएंगे एंजिल। एंजिल जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये भी आप जाने। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नदी भी तो जरूरी है, तो हाँ नदी बताएंगे। क्या नाम है? कोरोनी नदी। कौन है? कोरोनी नदी। तो कोरोनी नदी जो है उस पे कौन सा जलप्रपात है? एंजिला जलप्रपात है। एंजिला जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिला जलप्रपात है, तो कहाँ स्थित है? तो वेनेजुएला में स्थित है। याद हो गया। कौन सी नदी पे है? तो कोरोनी नदी पे है। देखिएगा इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना होगा कि बायोमा भी बोला जाता है, बोयोमा भी बोला जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो बोयोमा जलप्रपात या बायोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जैरे पे, जैरे नदी पर जो है स्थित है। किस पे? जैरे नदी पर स्थित है। कौन सा जलप्रपात है? तो बोयोमा जलप्रपात है। मतलब बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर? जैरे नदी पर। अब देखिए ये भी सवाल पूछता है कि स्टैनली जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो कांगो नदी पर स्थित है। स्टैनली जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो हम बताएंगे कांगो नदी पर स्थित है। आपसे और सवाल पूछेगा नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हम बताएंगे सेंट लॉरेंस पे। देखिए ये सवाल पूछेगा बायोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जैरो नदी पे। स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर है? तो कांगो नदी पे। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सेंट लॉरेंस पे। ठीक है, अब देखिए विक्टोरिया जलप्रपात भी है, तो किस नदी पर स्थित है? तो ये सवाल आपको बहुत बार पूछा है, इसलिए याद रखिए जेम्बेजी पे। जेम्बेजी नदी पर जो है कौन सा जलप्रपात है? तो विक्टोरिया जलप्रपात है। याद हो गया होगा। अब नियाग्रा जलप्रपात के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि नियाग्रा जलप्रपात जो है किन दो झीलों के मध्य स्थित है? तो दो झील है, उसका नाम है ईरी। क्या नाम है? ईरी एवं ओंटेरियो। ओंटेरियो तो ईरी और इंटोरियो झील दो झील हैं जिस पे कौन सा जलप्रपात स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। तो ये सवाल आपसे डायरेक्ट पूछता है। क्या पूछता है कि नियाग्रा जलप्रपात जो है दो झील पर स्थित है, तो कौन सा दो झील का नाम बताइए? तो ईरी और ओंटेरियो, ओंटेरियो झील पर स्थित है।
अब नियाग्रा की बात करें तो नियाग्रा के दिमाग में आया होगा आपको ना कि नियाग्रा जो है जलप्रपात या नियाग्रा प्रपात जो है किस देश में है, तो यूएस में है। कहाँ है? यूएसए में है। तो यूएसए में कौन सा जलप्रपात है? नियाग्रा जलप्रपात है। ये क्लियर हो गए। आपके दिमाग में और भी आए होंगे जैसे कि बायोम जलप्रपात कहाँ है, स्टैनी जलप्रपात कहाँ है। तो चलिए आगे बताते हैं। अब थोड़े टेबल के रूप में पढ़ते हैं, अब फन के साथ करते हैं। तो आगे सबसे पहले पढ़ते हैं हम कि विश्व के प्रमुख मानव निर्मित झील। इतनी बार पूछा है कि इसमें से 3 क्वेश्चन पक्का है, तो कैसे? तो चलिए याद करवाते हैं। तो जैसे ही विश्व के प्रमुख मानव निर्मित मतलब मानव निर्मित जो भी झील है वो कृत्रिम झील माना जाता है। माना जाता है कि नहीं? माना जाता है। तो चलिए मानव निर्मित झील आगे पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रमुख जो विश्व में प्रमुख झील जो है और प्रमुख जो है नहरें याद कर लेंगे और जलप्रपात कौन कौन है वो भी टेबल के रूप में। ठीक है, तो आगे चलिए मानव द्वारा निर्मित जो झील है वो पढ़ते हैं। तो देखिए मानव द्वारा निर्मित झील का नाम याद रखिएगा, 1 मिनट। करीवा झील, ह्यूरन झील, आको शाम्बो झील, अतातुर्क झील, व्राटस्क झील, ओवेन झील, बोल्टा झील। क्या है? बोल्टा झील। एक है लास्ट में डेनियल जॉनसन झील जो कि हम ऊपर दिखा देंगे। ठीक है, अब चलिए दिखाई देते हैं, देख लीजिए। डेनियल जॉनसन झील है। ठीक है, ये हो गया। अब मानव निर्मित झील है तो जैसे कि करीवा झील जो है कहाँ है, तो जिम्बाब्वे में है। तो आपसे पूछेगा अच्छा बताइए कि करीवा झील जो है कहाँ है सर, तो हम बताएंगे हाँ हमको याद है जिम्बाब्वे में है। अच्छा जिम्बाब्वे में कौन सा झील है जो कि मानव द्वारा बनाया गया है, बता सकते हैं? विश्व में बताइएगा मानव द्वारा बनाया गया झील का नाम बताइए जो कि जिम्बाब्वे में है, तो हम बताएंगे करीवा झील है। याद हो रहा है कि नहीं? जरूर बताइएगा। ठीक है, अब करीवा झील आप बता दिए कि भाई जिम्बाब्वे में है, तो मानव द्वारा निर्मित आप जान गए। तो मानव द्वारा एक और निर्मित है, विश्व के प्रमुख एक मानव निर्मित एक और झील है, उसका नाम है हुरन झील। अब हुरन झील है कहाँ, बता सकते हैं? याद है? तो हाँ याद है। कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अच्छा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अच्छा तो ये बताइए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा झील है भाई जो कि मानव द्वारा बनाया गया है, कृत्रिम झील है? तो ये है हुरन झील। ये भी हो सकता है मानव निर्मित झील की जगह पे कृत्रिम झील बता देगा, तो कृत्रिम झील मतलब मानव द्वारा ही बनाया जाता है, उसी को कृत्रिम झील बोला जाता है। ठीक है, तो वो है हुरन झील। विश्व पे पूछेगा तो ठीक है, हम मान गए कि संयुक्त राज्य अमेरिका और जिम्बाब्वे में जो है झील हम पढ़ लिए मानव निर्मित है। और भी मानव निर्मित है ना, तो कौन सा? तो देखिए विश्व में जो है मानव निर्मित एक झील है जिसका नाम है आको शाम्बो झील। आको शाम्बो झील आप जानते हैं, नाम सुने हैं? तो हम सुने हैं लेकिन कहाँ है ये याद नहीं है। तो चलिए हम याद करते हैं, घाना में है। तो ये सवाल पूछता है कि अच्छा आको शाम्बो झील जो है घाना में है। अच्छा तो कैसा झील है? तो मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित झील है, ओहो हो। तो अब मान लीजिए मानव निर्मित झील है, तो आप बताइए कि मानव निर्मित झील जो घाना में है उस झील का नाम क्या है? तो आको शाम्बो झील है। याद हुआ? अच्छा याद हुआ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, इसलिए थोड़े से फन कर रहा हूँ। अब चलते हैं। अब देखिए आतातुर्क झील। तो आतातुर्क झील बात करते हैं तो आतातुर्क झील सबसे पहले तो हम जान गए कि विश्व का प्रमुख मानव निर्मित झील है, मतलब कृत्रिम झील है। अब आतातुर्क झील आप जानते हैं कि कहाँ है? तो जैसे ही तुर्की की बात आएगी तो तुर्की में होगा, और कहाँ होगा? कहीं नहीं होगा। तो तुर्की में बताइए कि विश्व का प्रमुख मानव निर्मित मतलब निर्मित झील कौन सा है या कृत्रिम झील कौन सा है? तो आतातुर्क ही झील है जिसमें तुर्क लगा हुआ है। क्लियर हो गए। आपसे और सवाल पूछेगा कि ब्रास्टस झील कहाँ है? तो रूस में है। अब अच्छा तो रूस में जो झील आप बता रहे हैं मानव निर्मित झील है, कृत्रिम झील है, उसका नाम पता है आपको? तो हाँ पता है, ब्राटस्क झील है। क्या है? ब्राटस्क झील है। चलिए ये भी हम समझ गए कि आपको याद है। अब सवाल पूछता है ओवेन जो है फॉल्स। ओवेन फॉल्स जो है झील बताइए मानव निर्मित झील है, तो वो कहाँ है, किस देश में? तो युगांडा में है। कहाँ है? युगांडा में। तो युगांडा अगर आप जाइएगा तो युगांडा में जो मानव निर्मित झील है उसे जरूर देखिएगा। उस झील का नाम पता है? तो हाँ पता है। क्या नाम है? ओवेन फॉल्स है। तो ओवेन फॉल्स क्या है? कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील हो या मानव निर्मित, दोनों शब्द में से कोई भी आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब सवाल बनता है बोल्टा झील। अब बोल्टा झील आपसे पूछेगा कि अच्छा बताइए कि बोल्टा झील के बारे में आप सुने होंगे, बहुत बार सुने होंगे ये सवाल पूछता हुआ। अगर नहीं सुने तो बताइए बोल्टा झील है कहाँ?
तो है भाई जी घाना में। अब घाना में है बोल्टा झील, तो है क्या बोल्टा झील? तो बोल्टा जो झील है वो मानव निर्मित झील है। विश्व का प्रमुख मानव निर्मित झील है बोल्टा झील, जो कि आपको मिलेगा घाना में। घाना में 2 गो हो गया, कौन कौन? घाना में 2 निर्मित झील हो गए, और आको शाम्बो झील हो गया जो कि घाना में मानव निर्मित है। अब बोल्टा झील हो गया जो कि घाना में ही है, जो कि मानव निर्मित झील हुआ। ये भी आपको याद हो गया। अब चलिए लास्ट में जो मानव निर्मित झील एक और है, फेमस है, जो कि कनाडा में स्थित है। उस झील का नाम पता है? डेनियल जॉनसन झील नाम है, जो कि मानव निर्मित झील माना जाता है। तो मानव निर्मित झील अगर पूछे कि डेनियल जॉनसन झील है किस देश में है और कहाँ है, तो हम बताएंगे भाई कनाडा में है। कहाँ रहेगा और कहाँ रहेगा? कनाडा में है। ये याद कर लिए तो विश्व की प्रमुख झील भी तो याद करना है। तो चलिए विश्व की प्रमुख झील भी याद कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको जो है बस सुनना होगा, बस याद हो जाएगा। कैसे? तो चलिए देखिए, विश्व की प्रमुख झील अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले तो एक तरफ झील है, एक तरफ स्थित देश है। तो भाई कैस्पियन सागर है कहाँ? तो कैस्पियन सागर तो हम पढ़े थे कि रूस में था, ठीक है, और ईरान में भी पढ़े थे, लेकिन उसके बीच बीच में जो देश आता है उसमें भी तो आता है कैस्पियन सागर। तो हाँ आता है। तो चलिए, तो कैस्पियन सागर सबसे पहले तो रूस में है। रूस के बाद चले जाइए कजाकिस्तान चले जाइए, फिर तुर्कमेनिस्तान चले जाइए, और अजरबैजान चले जाइए, और लास्ट में ईरान चले जाइए। तो ये जो कैस्पियन सागर है, रूस और ईरान में तो फिक्स है कि जाता है, उसके बीच बीच में जो आता है उसमें भी जाता है। तो याद रखिएगा कैस्पियन सागर सबसे, मान लीजिए कैस्पियन सागर जो है रूस में है, रूस के बाद कौन कौन से देश में आता है? तो कजाकिस्तान में भी जाएगा, तुर्कमेनिस्तान में भी जाएगा, अजरबैजान में भी जाएगा, और ईरान में भी जाएगा। तो कैस्पियन सागर कहाँ कहाँ जाएगा बता सकते हैं? चलिए कैसे, सवाल के अनुसार हम याद करते हैं, इतना कन्फ्यूज करिएगा। ईरान में कौन सा झील है? तो कैस्पियन सागर झील है। रूस में कौन सा झील है? तो कैस्पियन सागर झील है। कजाकिस्तान में कौन सा झील है? तो हम बताएंगे ये कैस्पियन सागर झील है। अगर विश्व की प्रमुख झील बताइए, तुर्कमेनिस्तान में कौन सा झील है? तो कैस्पियन सागर झील है। अजरबैजान में कौन सा झील है? तो कैस्पियन सागर झील है। बस याद करेंगे, आगे चलेंगे। आगे पूछता है कि सुपीरिया झील कहाँ है? देखिए कैस्पियन सागर झील रूस, देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? रूस और ईरान, ठीक है, याद रखेंगे। तो अब सुपीरिया झील, तो सुपीरिया झील तो भाई कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में ही ज़्यादा फेमस है। तो हम सुपीरिया झील अगर घूमना है तो कनाडा जाइए, नहीं तो संयुक्त राज्य अमेरिका चाहिए। तो हम संयुक्त राज्य अमेरिका भी जाएंगे और कनाडा भी जाएंगे, तभी तो सुपीरिया झील देखेंगे। तो ये विश्व की प्रमुख झील है। चलिए आगे चलते हैं। अब भाई कैस्पियन सागर पढ़ लिए, सुपीरिया झील पढ़ लिए, और कैस्पियन सागर के बारे में तो हम डिटेल पढ़ चुके हैं। अब विक्टोरिया झील की बात करते हैं। तो विक्टोरिया झील में याद रखिएगा युगांडा तंजानिया तो होगा ही, और केनिया भी होगा। तो कीनिया भी होगा। तो कीनिया और तंजानिया और युगांडा में कौन सी झील है? तो विक्टोरिया झील है। तो आपको अगर विक्टोरिया झील घूमने का शौक है तो युगांडा जाइए, तंजानिया जाइए, और कीनिया जा सकते हैं। अब बात करते हैं अरल सागर। अरल सागर में आपको मैंने बताया था कजाकिस्तान बोलिए या उज्बेकिस्तान बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अरल सागर जाना है तो कजाकिस्तान जाइए या उज्बेकिस्तान जाइएगा तभी मिलेगा। तो कहाँ है अरल सागर? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। अब हुरन झील की बात करते हैं। तो हुरन झील का तो नाम सुने होंगे, मानव निर्मित झील था, है ना। तो ये कहाँ था? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों में सम्मिलित होता है। तो हुरन झील तो आगे मानव निर्मित था, पढ़ लिए थे। तो ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका का ये जो है प्रमुख है, मतलब हुरन झील जो है जहाँ है आपको अमेरिका और कनाडा में मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक और झील है जिसे मिशिगन झील बोला जाता है, जो कि सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो मिशिगन झील जो है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलेगा। अगर ग्रेट वियर झील की बात करें तो ये सिर्फ कनाडा में जाइए। ग्रेट वियर झील की बात करेंगे ना तो हम कनाडा में चले जाएंगे। कहाँ अवस्थित है? ये सवाल यही पूछता है डायरेक्ट कि ग्रेट वियर झील कहाँ है? तो कनाडा में। आप देखिए बैकाल झील जो कि आप पढ़े थे, बैकाल झील जो क्या है? सबसे गहरा है, जो कि रूस में है। तो सबसे गहरा बैकाल झील जो है आप जानते हैं, गहरी झील है बैकाल झील, जो कि कहाँ अवस्थित है? तो रूस में अवस्थित है। ये सवाल पूछता है। अब देखिए टंगानिका झील, टंगानिका झील जो पूछेगा कि किस किस क्षेत्र में है, किस देश में है, कहाँ स्थित है, तो हम बताएंगे जायरे, तंजानिया, जाम्बिया और बुरुंडी नाम है।
ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सब जो है नाम आपका इम्पोर्टेंट है। तो टंगानिया जो है झील है, आपको जायरे सबसे इम्पोर्टेंट है, तंजानिया इम्पोर्टेंट है और जाम्बिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 3 जो है आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देता उतना, लेकिन इसका देता है। चलिए, मलावी झील की बात करें तो मलावी शब्द जो है वो याद रखिएगा तंजानिया में है, मलावी में भी है, मोजाम्बी में। ये 3 तंजानिया, मलावी और मोजाम्बी में कौन से झील हैं? तो मलावी झील हैं। ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। अब देखिए, ग्रेट जो है ग्रेट स्लेव झील बोला जाता है। तो ग्रेट स्लेव झील कहाँ है? कनाडा में। ग्रेट बियर झील कहाँ है? कनाडा में। तो स्लेव झील भी वहाँ, ग्रेट लग जाएगा, कनाडा टिक लगा दीजिएगा। और एक और है कनाडा में, कौन सा झील? तो इसे विनिपेग झील बोला जाता है। तो विनिपेग झील कहाँ है? तो कनाडा में स्थित है। ये ज़रूर लगाइएगा। इरी झील कहाँ है? तो इरी झील बताइएगा। 2 झील था, इरी झील, ओंटेरी झील, जो कि नियाग्रा जलप्रपात है इस पे स्थित। जिसमें से एरी झील कहाँ है? तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है। ओंटेरी झील भी कहाँ स्थित है? तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका पे। और ये दोनों पे कौन सा जलप्रपात है? नियाग्रा जलप्रपात है। तो समझ जाइए, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन कौन झील है? तो एरी झील और ओंटोरिया झील है। क्लियर हो गए? अब देखिए, लेडोगा झील जो है कहाँ है? तो रूस में है। तो लेडोगा झील जो है कहाँ है? रूस में है। वल्खस झील जो है कहाँ है? तो कजाकिस्तान में है। तो वल्खस बात करें, खस लग गया तो कजाकिस्तान लगा दीजिएगा। क्लियर? तो ये झील पूछ देगा। चाड झील होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। चाड झील जो है कहाँ है? तो हम बताएंगे कैमरून में, नाइजीरिया में और नाइजर में। तो चाड झील शब्द जैसे ही आए तो नाइजर लगा दीजिए, नाइजीरिया टिक लगा दीजिएगा, कैमरून टिक लगा दीजिएगा। तो इसमें नाइजीरिया पूछा था कि नाइजीरिया में कौन सा झील है? चाड झील है। नाइजर में कौन सा है? तो चाड झील है। कैमरून में कौन सा झील है? तो चाड झील है। बस याद रखिएगा। एक और झील है ओनेगा। ओनेगा झील जो है आपको रूस में मिलेगा। जैसे लेडोगा झील है उसी तरह ओनेगा झील है जो कि आपको रूस में मिलेगा। ओनेगा झील बोला जाता है। क्या बोल देते हैं? ओनेगा। ठीक है। आयर झील कहाँ है बता सकते हैं? तो आयर झील जो है आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। तो आयर झील शब्द जैसे ही आए वो ऑस्ट्रेलिया टिक लगा दीजिएगा। अब देखिए, लेगो टिटिकाका। लेगो टिटिकाका जो है पेरू और बोलीविया का है। तो लेगो टिटिकाका जो है वो पेरू और बोलीविया में स्थित है। तो लेगो टिटिकाका क्या है? झील है। और झील है तो कहाँ है? तो पेरू और बोलीविया में है। ठीक है भाई, टिटिकाका का हम जान गए। अब देखिए, टिटिकाका पढ़ लिए तो एक है निकारागुआ झील। निकारागुआ झील जो है निकारागुआ में ही स्थित है। देखिए, अथावास्का झील। अथावास्का झील जो है कनाडा में स्थित है। देखिए, रेनडियर झील जो होता है ये कनाडा में स्थित है। तो रेनडियर झील जो है कहाँ है? कनाडा में। अथावास्का झील कनाडा में। ये सवाल है, रुडोल्फ झील जो है कहाँ है? केनिया में। और इसिक्कुल झील, देखिए इसिक्कुल झील जो है किर्गिस्तान में है। तो किर्गिस्तान बोला जाता है जो कि इसिक्कुल झील होता है। और रुडोल्फ झील जो है केनिया में है। तो ये पूछता है रुडोल्फ झील जो है कहाँ है? तो केनिया में है। केनिया जाइए, घूमिए, मिल जाएगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ को समझ जाइए, याद कर लीजिए, क्योंकि जितना अभी पढ़े आप वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे सवाल इतना बनता है कि मत पूछिए। जैसे विश्व के प्रमुख नहर है और अवस्थित कहाँ है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इस पे चलिए थोड़े से फन के साथ पढ़ेंगे, नहीं तो जैसे है वैसे ही पढ़ेंगे लेकिन याद करेंगे। जैसे नहर एक तरफ होगा और एक अवस्थित क्षेत्र होगा। तो जैसे देखिए, पनामा नहर पूछेगा तो पनामा नहर हम पढ़ चुके हैं, प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। तो जैसे ही आपसे शब्द आए पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। इसी जगह अवस्थित है पनामा नहर, ये समझ जाइए। आपसे पूछेगा सू नहर का नाम सुने हैं? तो हम सुने हैं। तो सू नहर जो है किसको किसको जोड़ती है? सुपीरिया झील और हुरन झील को जोड़ती है। ये भी हम पढ़ चुके हैं ऑनलाइनर में, है ना। अब स्वेज नहर के बारे में भी पढ़े हैं। तो स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब किल नहर के बारे में भी तो पढ़े हैं। तो किल नहर किसको जोड़ती है? उत्तर सागर मतलब उत्तरी सागर को और बाल्टिका सागर को जोड़ती है। और ये दोनों के बीच में ही अवस्थित है। स्वेज नहर भी भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में ही अवस्थित है, तो जोड़ती है ना।
सूज नहर किसको जोड़ती है? सुपीरिया झील और हुरन झील को। ये दोनों के बीच अवस्थित है, मतलब सीमा बनाती है, मतलब जोड़ती है इन दोनों को। पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित है, मतलब इन दोनों को जोड़ती है, याद हो गया होगा। अब चलिए ईरी नहर की बात करते हैं। तो ईरी नहर जो है ईरी झील और क्या है नाम, मिशिगन झील, दोनों के बीच स्थित है, मतलब इन दोनों को जोड़ती है। तो आपसे पूछेगा ईरी नहर जो है किसको किसको जोड़ती है? तो ईरी झील को और मिशिगन झील को, दोनों को जोड़ती है। तो ईरी नहर जो है इन दोनों के बीच स्थित है, तो मतलब ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। ये पूछा हुआ सवाल है, इसलिए 3 बार बोला मैंने। अब देखिए वेलैंड नहर। वेलैंड नहर जो होता है ईरी झील और क्या है ये, अंटेरियो झील, इन दोनों के बीच में स्थित है वेलैंड नहर। वेलैंड नहर जो है क्या है, ईरी झील है। ईरी झील और अंटोरी नहर झील के बीच अवस्थित है या इन दोनों को जोड़ती है, ये भी बोल सकते हैं। और एक और हम पढ़े थे, चलिए आगे पढ़ेंगे मैनचेस्टर नहर। मैनचेस्टर नहर जो है आप याद रखिएगा, सबसे पहले तो मैनचेस्टर ही होगा, और एक है लिवरपूल, इन दोनों के बीच अवस्थित है, मतलब इन दोनों को जोड़ती है। तो मैनचेस्टर नहर जो है मैनचेस्टर और लिवरपूल के जो है जोड़ती है, ये भी हो गए। अब पूछता है गोटा नहर। तो गोटा नहर याद रखिएगा स्कॉटहोम और गोटेनबर्ग के बीच अवस्थित है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। गोटा नहर जो है नहर, नगर बोलते हैं, नहर यहाँ पे होने से नगर कर दिया है। तो गोटा नगर जो है स्कॉटहोम और गोटेनबर्ग के बीच स्थित है। आपसे पूछेगा बोल्गा डॉन नहर कहाँ है भाई? ये नगर हो गया है, यहाँ पे नहर लिख दीजिएगा। बोल्गा डॉन नहर जो है किसको किसको जोड़ती है या कहाँ पे स्थित है? तो हम बताएंगे रोस्टोव और स्टेलिनग्राड। रोस्टोव और जो है रोस्टोव यहाँ पे है, स्टेलिनग्राड दोनों को जोड़ती है या इन दोनों के बीच में स्थित है। कौन? डॉन नहर, ऐसे भी बोल दीजिएगा। उत्तरी सागर नहर क्या है? तो उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम दोनों के बीच स्थित है। ठीक है, अब ये जान गए। ये सबसे इम्पोर्टेंट केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच स्थित है, और ये केपी नहर बहती है। क्लियर हो गए? देखिए यहाँ पे सवाल फिर से था जो कि हम छूट गया था। नियाग्रा जलप्रपात जो है किसकी सीमा पर स्थित है? तो यूएस और कनाडा के बीच स्थित है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है, याद रखिए। चलिए ये थोड़ा फन के साथ पढ़ते हैं और मस्ती के साथ पढ़ते हैं। कैसे? तो बताता हूँ। विश्व के प्रमुख जलप्रपात, देश और उसकी ऊंचाई पढ़ेंगे, तो थोड़े से फन के साथ। कैसे? चलिए तो मैं बताता हूँ। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिला। तो एंजिला जलप्रपात हम पढ़े थे, तो कहाँ था? वेनेजुला में है। वेनेजुला में है तो इसकी ऊंचाई भी तो होगी, तो इसकी ऊंचाई है 979, मतलब 979, मतलब 979 है, मतलब 979 याद रखिएगा। तो 979 किसकी ऊंचाई है? तो एंजिला का। एंजिला क्या है? जलप्रपात है। किस देश में है? तो वेनेजुला में। ये सवाल को थोड़ा सा फन करके पढ़ेंगे तभी आपको याद होगा। जैसे देखिए योसेमाइट है, योसेमाइट जो है आपको बोलेगा कि क्या है? तो जलप्रपात है। जलप्रपात है तो कहाँ है, किस देश में? तो कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया में, तो इसकी ऊंचाई बता सकते हैं? तो हाँ बताएंगे, 739 मीटर है, मतलब नीचे बहुत थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन है जलप्रपात। अच्छा, तो द मरडा लफोशेन याद रखिएगा, लफो है एक तरह से, लफोशेन है। मरडा लफोशेन जो है याद रखिएगा, ये नॉर्वे देश में है। कौन? जलप्रपात है ये। और ये कितनी ऊंचाई है इसकी? तो 655 जो है मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, याद रखिएगा। ये सवाल हो गया। आपसे और सवाल पूछेगा तुजेला क्या है? तो तुजेला एक जलप्रपात है जो कि आपको दक्षिण अफ्रीका में मिलेगा, और दक्षिण अफ्रीका में जब जाइएगा तो इसकी ऊंचाई कितनी है पता है? किसका? तुजेला का, जो कि जलप्रपात है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। इसकी ऊंचाई है 614, मतलब 640। देखिए ये जलप्रपात आप देख सकते हैं, कुकबेनन जलप्रपात है, जो कि कहाँ है? वेनेजुएला में ही है। जो कि एंजिला जलप्रपात भी आपको कहाँ है? वेनेजुएला में ही है। तो उसी तरह कुकबेनन जो है जलप्रपात, ये वेनेजुएला में है, जो कि इसकी ऊंचाई अगर पूछे तो 610 बता देना है। कितना बताना है? 610 मीटर ऊंचा है।
ये जान गए। आपसे और सवाल पूछ रहा है कि सुथरलैंड, सुथरलैंड जो है आप याद रखिएगा न्यूजीलैंड में है। कहाँ है? न्यूजीलैंड में है। जो कि इसकी ऊंचाई अगर पूछे तो 580 मीटर बता दीजिएगा। कितना मीटर ऊंचा है? तो 580 मीटर ऊंचा है, जो कि न्यूजीलैंड में है। कौन सा जलप्रपात है? सुथरलैंड बोला जाता है। सुथरलैंड अगर घूमना है तो जो है जलप्रपात घूमना है तो न्यूजीलैंड जाइए और 580 मीटर ऊंचाई पे उसका देखिए। देखिए रिबोन, रिबोन ऐसे बोलते हैं। रिबोन जो जलप्रपात है वो कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया में आप दो जो है याद करिए, याद रखिए योसमाइट, योसमाइट है, ठीक है। योसेमाइट भी बोला जाता है, योसमाइट बोलते हैं। तो और एक है जलप्रपात रिबोन। रिबोन जलप्रपात जो है कैलिफोर्निया में ही है, जो कि 491 याद रखिए 91 मीटर ऊंचा है, 491 मीटर ऊंचा है। देखिए ये जो जलप्रपात आप देख रहे हैं इसका नाम है ग्रेट क्या है? कामारना। तो कामारना जो जलप्रपात है ये जो है कहाँ है? ग्युआना में। कहाँ है? ग्युआना में। जो कि इसकी अगर हाइट पूछे तो 488 बताइएगा। तो ग्रेट कमारना है। ग्रेट कमारना जो है ये जो है स्थित है किस देश में? ग्युआना में, जो कि जलप्रपात है। अब देखिए डेला जो है आप देख रहे हैं, डेल्ला जो है ये जलप्रपात जो है कनाडा में है। तो डेल्ला जलप्रपात कहाँ है? कनाडा में। कनाडा में है तो कितनी इसकी ऊंचाई है? तो 440 मीटर ऊंची है। कौन? डेल्ला, जो कि कनाडा में है। और एक है, और एक क्या है? तो एक है क्या है? गवारनी। गवारनी जलप्रपात जो है कहाँ है? ये फ्रांस में है, जो कि इसकी ऊंचाई पूछे तो 422 मीटर बता दीजिएगा ऊंचा है। तो फ्रांस में कौन सी जो है जलप्रपात है? गवारनी जलप्रपात है, जो कि इसकी हाइट अगर पूछे तो 422 बता दीजिएगा। एक है भारत में जिसे जोग जलप्रपात भी बोला जाता है या गरसोप्पा बोला जाता है, जो कि भारत में स्थित है। इसकी ऊंचाई पूछे तो 255 है। तो याद रखिएगा, तो जोग जलप्रपात पूछे या गरसोप्पा जलप्रपात बोले तो हम बोलेंगे भारत में है, जो कि 255 जो है इसकी ऊंचाई है, मीटर ऊंची है। अब लास्ट है न्यागरा। न्यागरा जो है ये याद रखिएगा कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर है। तो न्यागरा जलप्रपात जो है आपको कहाँ मिलेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है न्यागरा जलप्रपात, जो कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिएगा, ये दो झीलों के मध्य स्थित है, जो कि ईरी और ओंटेरियो झील के बीच स्थित है ना, याद रखते हैं। इसकी ऊंचाई बहुत कम 53.6 है, याद रखिएगा, मीटर ऊंची है। ये हो गए। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है विश्व के महासागर, सागर, महासागरीय जलधारा, महासागरीय लवणता और महासागरीय नियतन। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। चलिए शुरू करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित विश्व के महासागर, सागर, महासागरीय जलधाराएं, महासागरीय लवणता, महासागरीय नियतन। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? बता सकते हैं? तो प्रशांत महासागर, इजी है, इसमें हमको नहीं लगता चर्चा करना चाहिए। आपसे और सवाल पूछता है कि विश्व का, बताइएगा, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा? आर्कटिक महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे छोटा महासागर क्या है? आर्कटिक महासागर। अच्छा, ये एक बात बताइए, कितने महासागर हैं? तो 5 महासागर हैं कि नहीं? महासागर 5 हैं। सबसे पहला है प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पे है अटलांटिक महासागर, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका है क्या है? तीसरे नंबर पे हिंद महासागर, और चौथे नंबर पे आपका आता है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, जो कि दक्षिणी सागर भी बोला जाता है, ठीक है। तो अंटार्कटिका है चौथे नंबर पे। आगे सवाल बनता है 5वें नंबर पे बनता है आपका जो कि सबसे छोटा महासागर है, जो कि आर्कटिक महासागर है, ठीक है। तो ये सवाल तो आपसे पूछता है, कैसे पूछता है ये जान लीजिए। पूछता है कि छिपता हुआ महासागर भाई किसे कहा जाता है? बता सकते हैं? 5 महासागरों में किस महासागर को कहा जाता है छिपता हुआ महासागर? तो हम बताएंगे आर्कटिक महासागर को कहा जाता है। आगे सवाल है कि किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? प्रवाल भित्ति का एक और नाम से जाना जाता है जिसे कोरल रीफ कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोरल रीफ के नाम से जानते हैं। अब कोरल रीफ होता क्या है?
तो कोरल रीफ जो होता है पानी के नीचे में एक चट्टान जैसी होती है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। किससे बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। ये पता है समुद्र के भीतर स्थित एक चट्टान है, उसी को कहते हैं प्रवाल भित्ति। बस इतना जान लीजिए, सिंपल शब्द में यही है। अब देखिए सवाल क्या बना है, तो किस महासागर में प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? तो मतलब सबसे ज़्यादा अगर प्रमुख रूप से देखा जाए प्रवाल भित्ति अगर आपको देखना है तो प्रशांत महासागर में आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा? प्रशांत महासागर में। ये महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है तो प्रशांत महासागर में। प्रवाल भित्ति कहाँ मिलेगी? तो आपको प्रशांत महासागर में। आगे सवाल और बनता है कि विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो हम बताएंगे प्रशांत महासागर में स्थित है। सवाल कैसे बनेंगे ये सुनिए। प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई का नाम बताएंगे तो हम बताएंगे मरियाना ट्रेंच। आर्कटिक महासागर के बारे में आप क्या क्या पढ़े? छोटा महासागर है, छिपता हुआ महासागर है, 5वें स्थान पे आता है। अब सवाल बनता है क्या, और चलिए देखते हैं। तो विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीप, विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीप एक महाद्वीप है जिसे मगन तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मगन तट। तो मगन तट जो है किस महासागर में स्थित है? तो हम बताएंगे आर्कटिक महासागर में, जो कि सबसे छोटा महासागर है। और सबसे छोटा महासागर में चौड़ा महाद्वीप आपको मिलता है, उस महाद्वीप का नाम है मैगन तट। आपसे ये डायरेक्ट सवाल पूछेगा, विश्व की सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीप मैगन तट जो है किस महासागर में है? तो हम बताएंगे आर्कटिक महासागर में है। कौन सा महासागर एक ओर एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करती है? लीजिए, यही तो प्रशांत महासागर ही तो है। देखिए यहाँ पे स्पर्श करने की बात किया है, यहाँ पे स्पर्श की जगह पे पृथक भी दे सकता है। पृथक क्या दे सकता है? तो ये दे सकता है कि अमेरिका और एशिया को अलग करने वाला महासागर का नाम बताएंगे, पृथक करने वाले महासागर का नाम बताएंगे तो प्रशांत महासागर बताएंगे। अग्नि वलय की बात करते हैं। वलय मतलब होता है रिंग जैसा होगा, वलय होगा, जिसे फायर वलय कह सकते हैं, है ना, फायर रिंग कह सकते हैं। तो अग्नि वलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? तो और किस में पाया जाएगा? प्रशांत महासागर में। अधिकतर चीज प्रशांत महासागर में मिलेगा आपको। तो अग्नि वलय की उपस्थिति जो है किस महासागर में पाई जाती है? तो प्रशांत महासागर में पाई जाती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है ही। बृहद पृष्ठ क्षेत्रफल वाला अगर बात करें, मतलब सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो महासागर हमारा प्रशांत महासागर है। तो बृहद हो गया कि नहीं, बड़ा हो गया कि नहीं? हाँ, क्षेत्रफल के हिसाब से है महासागर ये। अब देखिए अटलांटिक महासागर सबसे गहरा जो है, अटलांटिक महासागर का जो सबसे गहरा भाग है को कहते हैं, क्या कहते हैं पता है? बता सकते हैं? कौन सा ट्रेंच कहेंगे, कौन सा खाई कहेंगे? ट्रेंच को ही खाई कहा जाता है, ठीक है। तो इसका नाम जो है ना थोड़ा सा टेढ़ा है, ऐसे याद करिएगा। प्यूर, याद रखिए, प्यूर टेरिको। क्या बोलेगा? प्यूर, एकदम प्योर टेरिको, ऐसे बोल दीजिएगा, प्योर टेरिको ट्रेंच बोला जाए। तो प्योर अलग लिख दीजिए, प्योर टेरिको बोला जाता है। तो प्योर टेरिको जो ट्रेंच है वो किस महासागर का हिस्सा है? तो ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा है और सबसे गहरा महासागर है। तो अटलांटिक महासागर का स्थान कितना था? दूसरे नंबर पे आता है क्षेत्रफल के हिसाब से, समझ गए। चलिए जान लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट महासागर। आपको 4 ज्यादा दिखेगा, 5वां को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है, ठीक है, जो कि सबसे छोटा जो है वो सही है। छोटा का वैल्यू है, लेकिन जो आपके चौथे नंबर पे आते हैं ना उसका वैल्यू ज़्यादा नहीं दिया गया है, जिसे दक्षिणी जो हम लोग महासागर के रूप में जानते हैं, है ना। तो चलिए हम बता देते हैं, क्योंकि देखिए दक्षिणी महासागर जो आप देख रहे हैं वो भी हिस्सा आपका पड़ जाता है किसका? प्रशांत महासागर का ही हिस्सा माना जाता है, इसलिए वो 5वां स्थान नहीं माना जाता है। देखिए एक चौथे नंबर पे जो आता है अंटार्कटिका जो आता है महासागर, वो चौथे नंबर पे आता है। और चौथे नंबर का उतना इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि दक्षिण सागर के नाम से जाना जाता है, और दक्षिण सागर के नाम से जाना जाता है मतलब ये प्रशांत महासागर का ही हिस्सा माना जाता है वो। चलिए तो देख लेते हैं। महासागर है, क्षेत्रफल वर्ग किमी में बताना है, और सर्वाधिक गहराई वाला भाग मतलब गहरा भाग जो खाई है उसका बताना है। तो देखिए प्रशांत महासागर की अगर बात करें तो इस बुक के हिसाब से ये आंकड़े सही हैं। तो प्रशांत महासागर जो है इसकी अगर क्षेत्रफल पूछे तो 165723740 याद रखिएगा। क्या है? प्रशांत महासागर का अगर क्षेत्रफल पूछे वर्ग किमी में तो हम बताएंगे 16, 57, 23,
740 वर्ग किमी में फैला हुआ है। कौन? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा खाई कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच है। क्या है? मैरियाना ट्रेंच है। ये क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपसे और सवाल पूछता है, अटलांटिक महासागर दूसरे नंबर पे आता है। तो अटलांटिक महासागर का अगर आपसे पूछे तो इस बुक के हिसाब से जो है याद रखिएगा 82963800 याद रखेंगे। इसका वर्ग क्षेत्रफल वर्ग किमी में फैला हुआ है। किसका? अटलांटिक महासागर का, जो कि दूसरे नंबर पे आता है। तो अटलांटिक महासागर का अगर आपसे पूछे, क्या पूछे कि आपका वो अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल बताइए, वर्ग किमी में कितना वर्ग किमी में फैला हुआ है, तो हम बताएंगे 82963800 याद किया, मतलब 3800। तो ये अटलांटिक महासागर का वर्ग का क्षेत्रफल है। बस सुन लीजिए, और कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही 82 आए और 3800 आ जाए तो आप अटलांटिक महासागर को टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल है। इसका अगर अटलांटिक महासागर का अगर पूछे, खाई पूछे, मतलब गहराई पूछे, कौन सा ट्रेंच है, तो हम बताए थे प्योर कर दीजिए अलग, प्योर टेरो रिको बोल दीजिएगा। तो टेरो भी बोलिए या टोरो रिको बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर पे आता है हिंद महासागर। हिंद महासागर का अगर क्षेत्रफल पूछे, वर्ग किमी में पूछे, तो हम जानते हैं 73425500 याद रखिएगा। यह हिंद महासागर का क्षेत्रफल जो है वर्ग किमी में है। बात करते हैं हिंद महासागर की, बात करते हैं हिंद महासागर की। अगर बात करें तो हिंद महासागर का अगर क्षेत्रफल आपसे पूछे कि वर्ग किमी में बताइए, तो हम बताएंगे 73425500 बता दीजिएगा, मतलब 5500। तो 73 याद रखिएगा और 5500 याद रखिएगा, यही आंकड़े आपका हिंद महासागर का क्षेत्रफल है। अब इसका जो है हिंद महासागर का भी तो ट्रेंच होगा, हिंद महासागर में भी तो गहराई होगी, कोई खाई होगा। तो हाँ, उस खाई का नाम है जावा ट्रेंच, जिसे सुंडा गर्त भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सुंडा गर्त के भी नाम से जाना जाता है और जावा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों याद रखिएगा, जो कि हिंद महासागर में है। चौथे नंबर पे है आर्कटिक महासागर, जो कि सबसे छोटा महासागर माना जाता है, 5वें स्थान पे माना जाता है। तो आर्कटिक महासागर जो है, इसकी जो अगर क्षेत्रफल पूछे तो हम बताएंगे 14056000 याद रखिएगा, मतलब 14,056,003 याद रखिएगा। तो जैसे ही 6000 ऐसे याद रखिए, 56,000 याद रख लीजिएगा, ठीक है। 14,056,000 ऐसे याद रख सकते हैं। आर्कटिक महासागर का अगर क्षेत्रफल पूछे तो हम बताएंगे 14,056,000 बता दीजिएगा, मतलब 000 लिख दीजिएगा। तो ये है आपका क्षेत्रफल आर्कटिक महासागर का। आपसे पूछेगा भाई इसका भी तो गर्त होगा, तो गर्त है, इसका बेसिन है यूरेशियन बेसिन। तो इसमें अगर पूछेगा कि आर्कटिक महासागर में कौन सा सर्वाधिक गहरा भाग है, तो वो है यूरेशियन बेसिन। बात करते हैं आपको अनअकैडमी की तरफ से जो क्वेश्चन बने हैं, जो आंकड़े बताए गए हैं, वो है कि नहीं सही हम नहीं जानते, लेकिन चलिए वो भी बता देता हूं, क्योंकि अगर आ जाए तो आपको दिक्कत ना हो। तो जैसे देखिए बता देते हैं, प्रशांत महासागर का अनअकैडमी के हिसाब से अगर देखा जाए, आंकड़े अगर पूछे, क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल का आंकड़ा जो है वर्ग किमी में, तो वो है 155,557,000 है। समझ गए? 7000 है लास्ट में, याद रखिएगा। तो 155, 55, 7000 जो है इसका बताया गया है अनअकैडमी की तरह। और दूसरा चीज, अटलांटिक महासागर का आंकड़ा कितना बताया गया है, तो पता है 106,460,000 है, याद रखिएगा। इतने आंकड़े अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल के आंकड़े के मामले में थोड़ा सा आंकड़ा आगे पीछे है, तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर याद रखिएगा, इसी आंकड़े को आप याद रखेंगे ज़्यादा परफेक्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन लेवल इसी से है ज़्यादातर। हिंद महासागर की अगर बात करते हैं तो हिंद महासागर के आंकड़े भी चेंज हैं। कितने हैं पता है? 6856,000 है, याद रखिएगा। आर्कटिक महासागर क्योंकि एनसीईआरटी का ही मानता है, याद रखिएगा। कोई भी सेंट्रल एग्जाम दे रहे हैं या स्टेट का, तो एनसीईआरटी को ज़्यादातर प्रेफर करता है, तो उसके आंकड़े ज़्यादा मानते हैं, तो उस हिसाब से करिएगा, ठीक है। स्टेट का तो नहीं कर सकते, सेंट्रल एग्जाम का तो पक्का कर सकते हैं। तो आर्कटिक महासागर का ये आंकड़े तो आप जानते हैं,
लेकिन वो आंकड़े कितने थे, तो उसके थे 13240000, 4 जीरो है, याद रखिएगा। तो ये थे, तो ये आप चाहे तो याद कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और उसका भी जो दक्षिण सागर की बात करते हैं तो उसका जो है चौथे नंबर पे जो मैंने बताया था वो जो है 20327000 है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, तो उस पर आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो स्किप करके आप चले आइएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़े से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा इंपॉर्टेंट बातें भी करते हैं। तो चलिए, वर्तमान में जो भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है, तो हम जो भूमध्य सागर को जानते हैं, जो हमारा जो वर्तमान में जो भूमध्य सागर हम बोलते हैं, वो बताइए प्राचीन महासागर का जो है अवशेष जो है किसका मानते हैं हम लोग, तो हम मानते हैं टेथिस महासागर का। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, जो भूमध्य सागर जो वर्तमान में आप नाम सुने हैं, वो पता है पहले क्या था, तो हाँ पहले था टेथिस महासागर था, वही उसी का हिस्सा माना जाता है भूमध्य सागर। ऐसे याद हो गया, याद हुआ कि नहीं, जरूर बताइएगा। अब आगे सवाल और क्या बन सकते हैं, तो देखिए द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क, तो जैसे ही द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क की बात होगी तो किस महासागर से होकर गुजरता है, तो जैसे ही ट्रेडमार्क की बात होगी, द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क की बात होगी, तो हम लगा देंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये भी बांटा गया है, उत्तरी दक्षिणी करके बांटा गया है, लेकिन अटलांटिक महासागर ऑप्शन में हुआ तो अटलांटिक महासागर लगा दीजिएगा। अगर उत्तरी और दक्षिणी करके रहे तो हम उत्तरी महासागर मतलब उत्तरी अटलांटिक महासागर लगा के चलाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए, तो द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क जो है किस महासागर से होकर गुजरती है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है कहाँ, तो प्रशांत महासागर में। अब रीफ मैंने बताया था, क्या बताया था, प्रवाल भित्ति को ही बोला जाता है, कोरल रीफ। तो आपको बताएगा ग्रेट बैरियर रीफ जो है, बताइए कहाँ स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में है। अब ये मार्ग है, ट्रेड मार्ग है, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, लेकिन रीफ पूछ रहा है, प्रवाल भित्ति की बात कर रहा है, तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, तो प्रशांत महासागर में। अब सवाल और क्या बनता है, शेली बीज सागर कहाँ स्थित है, तो शेली बीज एक सागर है जो कि कहाँ स्थित है, तो वो है आर्कटिक महासागर में। आर्कटिक महासागर क्या है, सबसे छोटा महासागर है। प्रशांत महासागर क्या है, सबसे बड़ा महासागर है। उत्तरी अटलांटिक मतलब अटलांटिक महासागर क्या है, दूसरे नंबर पे आने वाला, क्षेत्रफल के हिसाब से आता है, ये याद हो गया। इसकी जो आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछते, मान लीजिए प्रशांत महासागर का अगर बात करते हैं, तो प्रशांत महासागर का जो मरियाना ट्रेंच है उसकी गहराई पूछेगा कितना मीटर है, तो हम बताएंगे 11034 मीटर बता देंगे, याद रखेंगे। आपसे ये भी पूछता है कि आर्कटिक महासागर में बताइएगा, आर्कटिक महासागर में कौन सा खाई है, मतलब कौन सा है, तो हम बताते हैं यूरेशियन बेसिन के नाम से जानते हैं। इसकी अगर गहराई पूछता है तो 1870, एक और बताया गया है 1637 बताया गया है, ऐसे बताया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा पूछता है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको आगे चल के सवाल बन सकते हैं। ये सवाल आपको दिख रहा होगा, किस महासागर में सेसेल गणराज्य स्थित है, तो हम बताएंगे हिंद महासागर में गणराज्य स्थित है। तो आपसे पूछता है कि कौन सा ऐसा महासागर है जिसमें सेसेल्स गणराज्य स्थित होते हैं, तो सेसेल गणराज्य स्थित होंगे तो हिंद महासागर में होंगे। अब सेसेल गणराज्य है क्या, ये सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा। तो ये सेसेल्स गणराज्य है, ये सेसेल गणराज्य है क्या, जो कि हिंद महासागर में है, तो ये पता है 115 द्वीपों का समूह है, 15 द्वीपों का समूह माना जाता है। ये एक तरह से द्वीपों का समूह का राष्ट्र कहिए कि है, इसीलिए को सेसेल गणराज्य कहते हैं, और ये जो है कहाँ है, हिंद महासागर में है। चलिए आगे चलिए, अब देखिए ये सवाल देखिए, बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है, अवस्थित कहिए, स्थित कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम बताएंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर ऑप्शन दे सकता है, नहीं तो उत्तरी अटलांटिक देगा, तो उत्तरी अटलांटिक में बरमूडा त्रिभुज, ये भी क्लियर। समुद्र जो है पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत घेरे हुए हैं, तो 71%, तो ये खुद घेरे हुए, आप जानते हैं
कितने प्रतिशत? 71%। तो समुद्र जो है पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत घेरे हुए? 71%। और सवाल क्या बनने की संभावना है? तो देखिए, कौन सा सागर जो है महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? तो हम बताएंगे सारगैसो सागर। ये भी उत्तरी अटलांटिक से संबंधित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। यह एक विशाल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। सरगैसो सागर याद रखेंगे, सिंपल बात है। ये आपको बहुत और इसके बारे में भी बहुत डिटेल है, लेकिन हम चलते हैं। इसे ऐसे भूरे रंग का सवाल आपको इसमें ज़्यादातर मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। अब इसी पे चर्चित है, देखिए ये सवाल कर भी दिया, सरगैसो सागर जो है किस महासागर में स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अब सरगैसो क्या है? अब सरगैसो आपको लग रहा होगा क्या है? तो समुद्री घास है, जिसको भूरे रंग का शैवाल होता है उसमें। तो ये जो सरगैसो जो है, याद रखिएगा, ये समुद्री घास होता है जो कि उत्तरी अटलांटिक में महासागर में है। ये भी याद रखिएगा, ये एक तरह से मरुभूमि है, ठीक है। आगे सवाल है, तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? तो जैसे ही तस्मान सागर, ठीक है, जैसे सरगैसो सागर है उसी तरह तस्मान सागर है, तो किस के मध्य अवस्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के मध्य स्थित है। तो तस्मान सागर अगर पूछे कि बताइए कि कौन कौन से मतलब किसके किसके बीच में ये अवस्थित है, किसके मध्य में अवस्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के मध्य में जो है तस्मान सागर स्थित है, जो कि हम पढ़ चुके थे तस्मान सागर के बारे में, है ना। पहला टॉपिक वही था, उसके बाद ही ये सेकंड टॉपिक है। किस महासागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है? तो महाद्वीपों को स्पर्श कौन कौन सी करती है? तो ये भूमध्य सागर करती है, ठीक है। तो मतलब कौन सा 3 महाद्वीप है? तो आगे तो यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अफ्रीका है, और पश्चिमी एशिया के बीच जो है ये आपको मिलेगा, ठीक है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखिए, फिर सवाल बना है कि किस महासागर के चारों ओर समुद्री धारा प्रवाहित होती है? तो ये सारगैसो सागर के होते हैं। और सरगैसो सागर कहाँ है? तो ये है अटलांटिक महासागर में, और इसमें जो है भूरे रंग के जो हैं शैवाल पाए जाते हैं, ठीक है। और सवाल तो आप याद रखिएगा, सरगैसो सागर जो अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, ये पता है ये समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है। मतलब चारों ओर से ये समुद्री धारा प्रभावित करता है, चारों तरफ से। कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहां से समुद्री धारा नहीं निकलती, चारों एंगल से। आप जाइए, घूमिए, तो मिलेगा आपको। अब सवाल क्या पूछता है, काला सागर किस देश में स्थित है? तो हम बताएंगे रूस में स्थित है। तो जैसे ही आपको काला सागर पूछे, तो काला सागर जो है किस देश में स्थित है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है, तो रूस में बताइएगा। काला सागर शब्द आए तो रूस को टिक लगा दीजिएगा। याद रखिए, काला सागर जो है किस देश में है? तो ये आपको रूस में है, और ये एक तरह से महाद्वीपीय समुद्र है। काला सागर एक महाद्वीपीय समुद्र है। कौन सा सागर स्थलबद्ध है? तो ये अरल सागर। मैंने बोला था अरल सागर स्थलबद्ध, मतलब इसमें अब जो है पानी है ही नहीं, स्थलबद्ध हो गया है, मतलब स्थल बन चुका है अरल सागर, है ना। जो कि आपको सुने होंगे अरल सागर का नाम कर्जिकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, वो जगह पे थे, जो कि अब स्थल बन चुका है, अब पानी नहीं रह गया है, याद रखेंगे, ठीक है। किस सागर का तट नहीं है? कौन सा सागर का तट नहीं है? तो यही तो है, सरगैसो सागर का तट कहाँ से होगा? ये तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है ना। तो इसका जो है कोई तट नहीं होता, सरगैसो सागर का अभी तक कोई तट नहीं है, ये जान लीजिए। आगे सवाल बनता है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर माना जाता है, ठीक है। प्रशांत महासागर का ही हिस्सा माना जाता है दक्षिणी चीन सागर। तो आप याद रखिएगा, हो सकता है कि विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर अगर पूछे तो दक्षिणी चीन सागर ही बताइएगा, और अगर पूछ देता महासागर तो हम प्रशांत महासागर लगा देते। देखिए, आपसे सवाल क्या पूछेगा, विश्व की सबसे बड़ी खाई। तो विश्व की सबसे बड़ी खाई कौन है? तो मैक्सिको की खाई है। मैक्सिको की खाड़ी आप सुने होंगे, तो मैक्सिको की खाड़ी है कहाँ, है ना। तो ये पता है, पश्चिमी अंध महासागर का एक समुद्र है ये मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका और क्यूबा से घिरा हुआ है। कौन? मैक्सिको की खाड़ी। सवाल पूछता है कि यूरोपियन तुर्की
यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से अलग करने वाला जो सागर है उसका नाम बता सकते हैं? तो हाँ बताएंगे, मारमारा सागर है। मारमारा सागर है। तो मारमारा सागर जो है यूरोपियन और एशियाई तुर्क को अलग करती है। देखिए, कौन सी समुद्री नहर उत्तरी सागर और बाल्टी सागर को जोड़ती है? तो ये जो दोनों को जोड़ती है, उत्तरी सागर और बाल्टी सागर को, वो जोड़ती है किल नहर। और किल नहर जो है क्या है? समुद्री नहर है, समुद्रिक नहर माना जाता है, मतलब समुद्री नहर है। और ये उत्तरी सागर और बाल्टी सागर को जोड़ती है। कौन? तो किल नहर। विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो ये जो है हड्सन की खाड़ी, हडसन, हडसन बोला जाता है, हडसन भी कर देता है कहीं कहीं, इसलिए टेंशन नहीं लेना, हडसन है, से याद रखिएगा। तो हडसन की खाड़ी जो है याद रखेंगे, ये जो है विश्व की जो है तटरेखा सर्वाधिक लंबी इसी की है। किसकी? हडसन की खाड़ी की। कि बताइए भाई कि विश्व की सबसे जो है लंबी जो है खाड़ी कौन सी है जो कि तट रेखा में सर्वाधिक लंबी है? तो वो है हडसन की खाड़ी। किसमें? हडसन की खाड़ी। जॉर्डन और इजराइल के मध्य, ये इजराइल लिखा हुआ है, ठीक है, तो जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? मृत सागर है। तो आप मृत सागर के बारे में पढ़े थे, मैंने जो वीडियो इससे पहले का वीडियो है वो आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। जॉर्डन और इजराइल के मध्य अगर पूछ दे कि कौन सा सागर है तो हम बताएंगे मृत सागर है। अब मृत सागर है तो देखिए मृत सागर क्या है? तो सबसे अधिक लवणीय सागर को बोला जाता है मृत सागर। लवणीय मतलब नमक वाला ज़्यादा, लवणता वाला ज़्यादा, याद रखिएगा। तो सबसे अधिक लवणता वाला सागर कौन है? लवणीय सागर कौन है? तो मृत सागर है। मृत सागर जो है किसके किसके मध्य है? तो जॉर्डन और इजराइल के मध्य है, बीच में मतलब बह रही है। आगे देखिए, एक सवाल मैंने बोलना भूल गया था, पृथ्वी का जो जो महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है, महाद्वीप है कि नहीं? तो 7 महाद्वीप जो है, याद रखिएगा, महाद्वीप जो है वो उसका जो है देश पूछता है। जैसे अफ्रीका के देश पूछता है तो 54 देश हैं अफ्रीका में। एशिया का पूछता है तो 48 देश हैं एशिया में। आपसे यूरोप का देश पूछता है, यूरोप में कितने देश हैं? तो 50 देश माने जाते हैं, याद रखिएगा, कहीं कहीं इसका कम आंकड़े है। उत्तरी अमेरिका का देश पूछता है तो 23 देश होते हैं, याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका का पूछता है तो 12 देश होते हैं। अगर अटलांटिक महासागर का पूछता है तो इसका जो है क्लियर नहीं किया है। ऑस्ट्रेलिया का भी उतना कंफर्म नहीं किया हुआ है, इसलिए इन दोनों का क्लियर नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये इतना याद रखिएगा। आप चलते हैं, बात करते हैं हिंद महासागर की। तो हिंद महासागर भारत से जुड़ा हुआ है, आप जानते हैं, तो हम लोग को पढ़ना आवश्यक है। तो देखिए, कौन सा ऐसा महासागर जो है उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? मतलब एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है, मतलब एशिया महाद्वीप से संबंधित है, तो वो हम बताएंगे हिंद महासागर। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए हिंद महासागर के बारे में। तो हिंद महासागर के बारे में ये तो सवाल जरूरी नहीं है कि आपसे ये डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछे, सवाल ये भी पूछ सकता है कि हिंद महासागर जो है कहाँ पे स्थित है? तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूछता है कि हिंद महासागर जो है किधर स्थित है? तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हिंद महासागर का अगर बात करें तो किस किस से घिरा हुआ है हिंद महासागर? तो आगे तो सबसे बड़ी बात तो कि ऑस्ट्रेलिया, आगे तो एशिया तो आप जान ही रहे हैं, पश्चिम में अफ्रीका से घिरा हुआ है, पूरब में ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है हिंद महासागर। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो एशिया तो है ही, आपको पश्चिम में अफ्रीका मिलेगा, पूरब में ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। देखिए, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। तो विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन है? तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। आपसे और सवाल क्या पूछ सकता है कि नाइटिंग ईस्ट रोज कहाँ स्थित है? तो हम बताएंगे हिंद महासागर में है। जैसे नाइटिंग ईस्ट रोज अगर आपसे पूछे कहाँ स्थित है तो हम बताएंगे हिंद महासागर में। देखिए, सूडान ट्रेंच कहाँ है? तो हम बताएंगे हिंद महासागर में। सूडान ट्रेंच को ही बोला जाता है जावा ट्रेंच बोल सकते हैं, जावा गर्त बोल सकते हैं। कि कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कम्बल के नाम से जाना जाता है, मतलब लोकप्रिय है? तो वो है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ये भी पढ़ेंगे, गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है वो गर्म है ठंडा है। तो ऐसे तो आप जान गए कि गर्म है, क्योंकि भाई यूरोप में जो है गर्म कम्बल के काम आता है, तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम। ऐसे सवाल समझ गए। देखिए, किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? तो वो कहा जाता है, पता है,
एल नीनो जलधारा को। तो एल नीनो जो जलधारा है उसे क्रिसमस के बच्चों की धारा कहा जाता है। ये सवाल हूबहू पूछता है। आगे सवाल है कि किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं? तो वो कहा जाता है, पता है, क्यूरोशियो जलधारा को। तो क्यूरोशियो जलधारा जो है वो जापान की काली जलधारा है। किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जाना जाता है? तो वो है पेरू की धारा। तो पेरू की धारा को किस नाम से जाना जाता है? कौन सी जलधारा के नाम से जानते हैं? तो हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। समुद्री मार्ग की गर्म जलधारा किस ओर जाती है? तो ध्रुवों की ओर जाती है। जैसे ही समुद्र की गर्म जलधारा की बात करेगा कि किस ओर जाती है, तो ध्रुवों की ओर जाती है। ये ध्यान रखिएगा, जो समुद्र का गर्म जलधारा है वो ध्रुव की ओर जाएगी। कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? तो वो है हम्बोल्ट धारा। हम्बोल्ट धारा क्या था? पेरू की धारा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो दक्षिणी जलधारा जो है बताइएगा, दक्षिणी जो गोलार्ध में बहती है उस धारा का नाम क्या है? तो हम्बोल्ट जलधारा है। ये सवाल आपसे पूछता है, देख रहे होंगे, ठीक है। आपसे पूछता है गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो मैक्सिको की खाड़ी में होती है, जो कि हम चर्चा किए थे। अब देखिए, आ लिखा रहे, ए लिखा रहे। एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? तो पेरू के तट पर होती है। किस तट पे? पेरू के तट पे। हम्बोल्ट जलधारा जो है किस तट के पास बहती है? तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहती है। मतलब दक्षिण अमेरिका में तो है ही, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहती है। कौन? हम्बोल्ट जलधारा। और हम्बोल्ट जलधारा क्या है? हम्बोल्ट जलधारा जो है दक्षिणी गोलार्ध में बहती है, जो कि हमारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर है। पेरू की धारा के नाम से भी जानते हैं। और सवाल है कि किस महासागरीय जलधारा का संबंध जो है एल नीनो या एल नीनो, ठीक है, एक ही है, से है। तो हम्बोल्ट धारा से ही संबंधित है एल नीनो। किस द्वीप के द्वारा अगुल हाल जलधारा दो भागों में विभक्त होती है? तो ये होता है मेडागास्कर द्वीपों के कारण होता है। तो देखिए, कौन सा ऐसा द्वीप है? तो मेडागास्कर द्वीप है। इसके द्वारा क्या होता है? अगुल हाल जलधारा दो भागों में विभक्त होती है। मतलब अगुल हाल जलधारा जो है दो भाग में विभक्त होती है सिर्फ मेडागास्कर द्वीपों की वजह से। लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ पर एक दूसरे से मिलती है? तो वो मिलती है उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पर। देखिए, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पर, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं, हम्बोल्ट जलधारा जो है आपको दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पे मिलती है, ठीक है। और उसी तरह लेब्राडोर जो है आगे तो सबसे पहली बार की ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा है, ये आप जान गए। और जो लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम जो धारा है वो एक दूसरे से कहाँ मिलती है पता है? उत्तरी अमेरिका में ही मिलती है। कहाँ मिलती है? उत्तरी अमेरिका के। और कौन से क्षेत्र में? तो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पे ही मिलती है। बस ये सवाल पूछता है। अब देखिए, ये सवाल है कि दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो हम बताएंगे कौन सा? तो बेंगुला जो है जलधारा है। तो दक्षिण मतलब बात करिए, दक्षिण पश्चिम तट में बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सा है? तो बेंगुला जलधारा है, जो कि कहाँ है? अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बोल रहा है। किस महाद्वीप से जुड़ा हुआ है? अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। तो अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पे बहने वाली महासागरीय जलधारा क्या कहलाती है? बेंगुला जलधारा कहलाती है। चलिए, आगे सवाल है कि कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण जो है वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देता है? तो वो जलधारा है केनारी जलधारा। अब केनारी जलधारा जो है आपसे सवाल क्या पूछता पता है? पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देता है कौन सा धारा? तो केनारी जलधारा। और केनारी जलधारा क्या है? तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की एक धारा है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। कौन शीत समुद्र धारा है, मतलब समुद्री धारा है? तो वो है हम्बोल्ट धारा, जो कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पे आपको मिलता है ना, मिलता है। तो ये कौन शीत समुद्रीय धारा है? तो हम्बोल्ट धारा है। तो
मूलधारा कैसा है? शीत है, शीत मतलब ठंडा जैसा है। ठीक है। रेनल, रेनल ऐसे रेनल बोलते हैं। रेनल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो अटलांटिक महासागर की जलधारा है रेनल। और भी सवाल है कि एक क्वेश्चन महासागरीय जलधारा है किसका, बता सकते हैं? तो कुरोशियो जलधारा। ये सवाल स्पष्ट पूछता है कि एक क्वेश्चन महासागरीय जलधारा जो है वो कौन सी जलधारा है? तो ये है कुरोशियो जलधारा है। अब क्वेश्चन महासागरीय जलधारा आपके माइंड में थोड़ा सा छपा होगा कि है क्या। तो ये क्वेश्चन जो महासागरीय जो जलधारा है, क्वेश्चन मतलब होता है गर्म, तो गर्म जलधारा पूछ रहा है, तो उस गर्म जलधारा का नाम क्यूरोशियो जलधारा है। क्या नाम है? क्यूरोशियो जलधारा। अब आगे सवाल बनता है कि विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है कौन सी? वान झील में। तो विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है वान झील में। वान झील का नाम सुने थे? लवणता मतलब नमकीन ज्यादातर। ठीक है। सागरीय एक कौन सा जो सागर था वो बताइए। लवणीय झील में तो क्या है? लवणता है। और एक सागर पूछा था तो मृत सागर में, वो भी लवणता है। ठीक है, लवण है उसमें, ध्यान रखिएगा, सागर और झील अलग अलग है। अब देखिए, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली लवण क्या होती है? सोडियम क्लोराइड होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो सागर जल में अगर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी लवण पाते हैं? तो हम सोडियम क्लोराइड पाते हैं। आपसे और सवाल क्या पूछता है कि सागरीय लवणता का स्रोत है क्या? नदियां। तो आगे सवाल बनता है कि महासागरीय जल में लवणता की सर्वाधिक मात्रा में किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य, मतलब लैटिट्यूड के मध्य। क्लियर हो गए? तो 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बात ये फिर से सवाल बना देते हैं। तो महासागरीय जल में लवणता की सर्वाधिक मात्रा किस अक्षांश के मध्य बनती है या पाई जाती है? तो वो है अक्षांश के मध्य 20 डिग्री से 40 डिग्री के। यहाँ पे देखिए, समुद्री जल का औसत लवणता कितना होता है? 35%। देखिए कहीं कहीं अलग अलग देते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो ये 35% ये इस बुक के अनुसार है और सही भी है। और कहीं कहीं मतलब ज़्यादा दे देता है, 36 दे देता है, कहीं 40 दे देता है, तो यहाँ है 35%। महासागरीय जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है 35% अक्षांश के निकट। ये राइट हुआ कि नहीं? अब देखिए, समुद्री जल की औसत लवणता कितनी? 35%। तो 35% होते हैं, तो वही तो सवाल यहाँ पे पूछ रहा है कि महासागरीय जल की जो है सर्वाधिक लवणता पाई जाती है कितने? 35 डिग्री अक्षांश पे। और अभी आप जस्ट पढ़े थे कि सागर में 20 से 40 डिग्री अक्षांश मध्य है, तो ये 35 डिग्री दे दिया, तो क्या दे दिया? सही तो दिया ना। 20 से 40 के बीच में कोई भी आंकड़े दे देगा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखेंगे, महासागरीय जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है 35 डिग्री अक्षांश के मध्य, मतलब निकट। मध्य कहिए, निकट कहिए, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछेगा सामान्यतः महासागरीय जल की लवणता गहराई में वृद्धि के साथ साथ क्या होता है? तो वो बढ़ता है। सोचिए, मतलब महासागरीय जलधारा, जलधारा बोल रहा हूँ, जल की लवणता अगर बात करें, नमकीन जो खरे होते हैं, लवणता जो होता है गहराई में वृद्धि के साथ साथ क्या होता है? बढ़ेगा ही ना। जितना गहराई होगा उतना वृद्धि होगा, बढ़ेगा ही। ठीक है। आपसे और सवाल क्या बनता है कि किस सागर में लवणता की मात्रा सर्वोच्च है? तो वो मृत सागर में सबसे ज्यादा है। सागर पूछ रहा है, अगर झील पूछता तो बौन झील लगा देते। मृत सागर में उच्च लवणता का क्या कारण है? उच्च लवणता का कारण पता है? वाष्पीकरण का उच्चतम दर होता है, इसलिए हो जाता है। वाष्पीकरण ज्यादा हो जाता है, इसलिए ये बताया जाता है। आगे सवाल है, काला सागर में लवणता की मात्रा जो है कम होने का कारण क्या है? तो नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति होना। मतलब काला सागर में लवणता की मात्रा कम होने पर, लवणता की मात्रा अगर कम हो तो वो कारण क्या है पता है? नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति होना, स्वच्छ जल की आपूर्ति होना। किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? तो लवणता अगर महासागर की पूछे तो अटलांटिक, सागर का पूछे तो मृत सागर, झील का पूछे तो बौन। याद रखिएगा, लवणता अगर पूछ रहा है तो। और सबसे अधिक अगर पूछ रहा है महासागर का, तो अटलांटिक महासागर की लवणता सबसे ज्यादा है। देखिए, अरब सागर के पानी का और लवणता, पानी भी और लवणता कितना माना गया? तो 35 पीपीटी। अब 35 पीपीटी की बात करें तो अरब सागर के पानी का
और लवणता का पूछे तो हम बताए हैं 35 पीपीटी। अब 35 में स्पष्ट रूप से बोला जाता है व्यवहारिक लवणता या पूर्ण लवणता, याद रखिएगा। और इसीलिए जो है इसका पीपीटी का मतलब परसेंटेज में बता रहा है। परसेंटेज में क्या बताता है कि 35.1% होते कि उत्तरी सागर में अपेक्षाकृत अधिक लवण का कारण है, तो वो है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के कारण। तो उत्तर सागर में अपेक्षाकृत अधिक लवणता का कारण क्या है, तो लवणता के कारण मतलब उत्तरी सागर में अगर पूछा जाए कि लवणता का कारण क्या हो सकती है, क्या वजह हो सकती है, तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के कारण होता है। बस इतना ही ध्यान रखेंगे। आगे सवाल पूछता है कि ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता क्या होती है, घट जाती है। तो ग्रीष्म ऋतु में अगर पूछे, ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी का समय की बात हो रही है, तो ग्रीष्म ऋतु में अगर उच्च अक्षांश में महासागरीय जल की लवणता क्या होगी, तो ये हमेशा घट जाती है। क्या होती है, घट जाएगी हमेशा। अब देखिए समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है, तो हम जानते हैं 71% है ना। 71% तो है ही जल, है कि नहीं, क्षेत्रफल के हिसाब से, पृथ्वी के समस्त के हिसाब से 71% तो जल है ही। कि उत्तरी महासागर में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत पूछे कितना है, तो हम बताएंगे 60.7% है। इसी जगह पर 7.8 दे देता है, 61% दे देता है, तो क्या कर सकते हैं, ये आंकड़े डिपेंड करता है, क्योंकि 7 से अगर ज़्यादा मतलब 5 से अगर ज़्यादा हो जाता है, 7, 8, 9, तो 61 में माना जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अब आपसे पूछेगा उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का कितना प्रतिशत है, तो ये तो हम 60 जान गए। दक्षिणी गोलार्ध में अगर जलमंडल का विस्तार पूछे तो 80.9% है। अब 80.9 है तो 9 तो ज़्यादा हो गया, तो 81% हो गया, यही कर देता है। 80 के बाद 9 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, तो 81 में ऐड हो जाता है। तो वो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पे। अगर 80.9 में नहीं देगा तो 81 लगा के आ जाएगा। अगर 80.5 दे देगा तो भी आपको 81 ठीक लगा के आना है, क्योंकि ज़्यादा है। 9 मतलब 81 के लमसम में। उसी तरह 60 है तो 60 की जगह पे अगर 60.2 दे दे तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन 60.7 की जगह पे 61 दे दे तो 61 सही हो जाएगा। ये टिक लगा के आइएगा। आगे सवाल बनता है कि ये सवाल क्वेश्चन ये छूट गया। सागर की ओर तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है, तो महाद्वीपीय मग्न ढाल कहलाता है। तो सागर की ओर तीव्र ढाल वाला अगर भाग पूछे, तीव्र ओर से ढाल करता है मतलब बहता है, तो वो मग्न ढाल कहलाएगा। महाद्वीप मग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदान के मध्य स्थित क्या है, तो महाद्वीपीय मग्न ढाल है, भी कहा जाता है। और इसी मग्न तट में ही तो ये है, किसके, मग्न तट और गहरी सागरीय मैदान के मध्य स्थित है कौन, मग्न ढाल। ढाल मतलब ढलकाओं के सेंस में, और क्या, इसमें कोई ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। महाद्वीप मग्न तट का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है, तो अटलांटिक महासागर में। जैसे ही मग्न तट की बात करें तो इसकी चर्चा भी हम किए थे। इसी में मग्न ढाल भी होता है और तीव्र गति से होता है, इसी को मग्न ढाल को ही कहते हैं। किस स्थान से अधिकांश मछलियां एवं अन्य समुद्री आहार प्राप्त किए जाते हैं, तो वो महाद्वीपीय मग्न तट से, मग्न तट से होता है। तो मग्न तट से सबसे ज़्यादा, मग्न तट कहाँ है, अटलांटिक महासागर में, मतलब मछली और अन्य समुद्री आहार जो है आपको अटलांटिक महासागर में मिलता है सबसे ज़्यादा। और उसमें भी कौन सा तट पे, तो मग्न तट पे। ये क्लियर हो, दो तरह से कन्फ्यूजन है। एक तो लिख रहा है मग्न तट का सर्वाधिक विस्तार जो है किस महासागर में पाया जाता है, अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। यहाँ पे लिख रहा है विश्व का सर्वाधिक चौड़ी जो है महाद्वीप मग्न तट किस महासागर में स्थित है, तो आर्कटिक महासागर में। तो ये सही है, कैसे बता देते हैं। तो जैसे ही बात करें कि मग्न तट का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तो अटलांटिक महासागर में, क्योंकि वहीं स्थित है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि चौड़ी महाद्वीप मग्न तट जो है किस महासागर में स्थित है, तो आर्कटिक महासागर, टिक लगा के आइएगा। क्लियर हो गया। आगे सवाल और क्या बनेगा, भूमि का वह डूबा हुआ भाग जो महाद्वीप से जुड़ा होता है उसे कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। अब सोचिए समुद्र के अंदर से डूबा हुआ है, सिंपली बात, तो भूमि से डूब गया है, समुद्र के अंदर है, समुद्र के अंदर है तो अटलांटिक आर्कटिक का हिस्सा तो होगा, जो कि सबसे चौड़ी मग्न तट आपको मिलेगा आर्कटिक में। लेकिन और मग्न तट जो है सबसे विस्तार अगर पूछेगा तो अंटार्कटिक में लगा दीजिएगा, अंटार्कटिका महासागर में। ठीक है। आगे सवाल है कि संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने भाग पर महाद्वीप मग्न तट का विस्तार है, तो हम बता देते हैं 7.5
5% भाग पर यह फैला हुआ है। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर गंभीर सागरीय मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो 76%। तो आपको मैदान का विस्तार मिलेगा 76%। विश्व के कुल खनिज तेल तथा उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग महाद्वीपीय मैग्नेटट से प्राप्त होता है? तो वो होता है 20%। कितना होता है? 20%। देखिए, निम्न मैग्नेटट भी दे देता है और मैग्नेटट भी एक ही होता है, तो याद रखिएगा 20% ये होता है। और सवाल बनता है कि गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? तो यह है प्रशांत महासागर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो जो गंभीर सागरीय मैदान जो है, इसका सर्वाधिक विस्तार पता है किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा है। और यही पूछता है और भी महासागर में है, लेकिन ये सबसे ज्यादा अगर विस्तृत रूप से पूछे तो प्रशांत महासागर। जैसे मैग्नेटट का क्या पढ़े कि सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। लेकिन चौड़ा कौन सा है? तो आप बताएंगे आर्कटिक महासागर में। तो ये है। उसी तरह ये आपका है कि गंभीर सागरीय जो मैदान है, सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? प्रशांत महासागर में। अब देखिए, महासागरीय गर्तों की सर्वाधिक संख्या अगर पूछे किस महासागर में, तो गर्तों की अगर पूछे तो हम बताएंगे कहाँ? प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा है ही। खाई की बात करें तो समुद्री पहाड़ियों के नितल से न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? तो 1000 मीटर ऊंचाई होती है। आगे चलेंगे। विश्व में जलमग्न जो आप देख रहे हैं केनियन की संख्या कितनी है? तो 102 है। तो केनियन की संख्या अगर डायरेक्ट पूछे कि जलमग्न हो गया है विश्व में, जलमग्न जो केनियन की संख्या अगर पूछे तो 102 बता दीजिएगा। 102 बताएंगे। महासागरीय गर्तों की सामान्यतः गहराई कितने मीटर होती है? तो 5500 मीटर लगभग होती है। कितनी होती है? 5500 मीटर लगभग होती है। ठीक है। आपसे पूछता है कि विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो हम बताएंगे मेरियाना। कौन बताएंगे? मेरियाना। तो विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन है? तो मेरियाना है। अब विश्व का सबसे गहरा गर्त चैलेंजर गर्त स्थित है, तो वो है फिलीपींस के पास। तो ये पूछा है कि चैलेंजर गर्त जो है बताइए कहाँ स्थित है? तो फिलीपींस के पास स्थित है। और यही सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन है? तो मेरियाना गर्त है। अगर पूछेगा सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है? तो हम जानते हैं गुआट के नाम से जानते हैं। सबसे अधिक नीतल पहाड़ी किस महासागर में? तो प्रशांत महासागर में। यही तो है नीतल पहाड़ी। अब चलते हैं थोड़े फन के साथ और मस्ती के साथ करते हैं विश्व की जलधाराएं, महासागर एवं उसके प्राकृत मतलब कहने का मतलब कौन सी जलधारा है, गर्म है, ठंडा है, कैसा है। तो हम आगे पढ़ेंगे गर्म जलधारा जो कि कौन कौन है और इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप चलिए शुरू करते हैं जलधारा। तो एल नीनो जलधारा, एल नीनो रहे या यहाँ पे एक जगह पे अ रहेगा, अल नीनोन भी बोलता है। तो एल नीनोन या अल नीनोन जलधारा जो है ये कहाँ मिलेगा? प्रशांत महासागर में। अब प्रशांत महासागर आप जाइएगा तो वहाँ पे गर्म जलधारा मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? गर्म जलधारा। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि गर्म जलधारा का नाम बताइए, तो हम बताएंगे एल नीनो जलधारा है। ये एल नीनो जलधारा है वो किस महासागर में है? तो हम बताएंगे प्रशांत महासागर में है। अब प्रशांत महासागर में है तो ये बताइए कि कौन सा जलधारा है? गर्म जलधारा है। ये सवाल हो गए। आपसे और सवाल पूछेगा कि सुशीमा एक नाम है, सुशीमा की जलधारा जो है किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में है तो कौन सी जलधारा बहती होगी? तो भाई प्रशांत महासागर में है तो गर्म जलधारा तो बहेगा ही, ज़्यादातर गर्म ही बढ़ेगा। प्रशांत महासागर में कौन सा जलधारा बढ़ता है? ज़्यादातर गर्म होता है, तो गर्मी बोलेंगे। तो सुशीमा की जलधारा जो है आप याद रखिएगा वो गर्म जलधारा छोड़ती है और किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर में दो तो आप पढ़ लिए, एल नीनो जलधारा और सुशीमा की जलधारा, जो कि दोनों गर्म जलधारा है। अलास्का का जलधारा की बात करें तो ये भी प्रशांत महासागर में है और ये भी गर्म जलधारा है। तो एल नीनो, सुशीमा और अलास्का जलधारा जो है प्रशांत महासागर का है, जो कि गर्म जलधारा है। ये भी आपको पढ़ लिए। क्यूरो
सीओ की जलधारा जो कि हम ऊपर पढ़े थे, तो क्यूरेशिया की जलधारा भी आपको प्रशांत महासागर में मिलेगा और गर्म जलधारा के रूप में जाना जाता है। तो आपसे क्यूरेशिया की जलधारा पूछ दे कि कौन सी जलधारा है, तो हम बताएंगे गर्म जलधारा है। कहाँ पाई जाती है, तो प्रशांत महासागर में पाई जाती है। अब उसी तरह उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में है और ये भी गर्म जलधारा है। जैसे ही प्रशांत महासागर आए तो गर्म जलधारा टिक जरूर लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा आपका। बस इतना जान लीजिए। उत्तरी प्रशांत प्रवाह अगर पूछे तो ये भी प्रशांत महासागर में है और ये भी गर्म जलधारा है। अगर दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा पूछे तो ये भी प्रशांत महासागर में है, तो गर्म जलधारा ही होगा ज़्यादातर। याद रखिएगा, आपसे और पूछेगा कि भाई पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कहाँ है, तो ये भी प्रशांत महासागर में, ये भी गर्म जलधारा है। अगर विपरीत विषुवतीय रेखा जलधारा पूछे, रेखीय जलधारा, तो प्रशांत महासागर में ये भी गर्म जलधारा है। अब चलिए, अब तो ये आप पढ़ दिए गर्म जलधारा प्रशांत महासागर का। अब प्रशांत महासागर का ठंडा जलधारा भी तो है, कौन कौन है चलेंगे पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा 4 से 5 होगा, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि फिर उसके बाद हिंद महासागर में आता है। तो आगे तो पढ़ लेते हैं फिर से एक बार, तो इसको थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं। अब सवाल करते हुए चलेंगे। अब देखिए, एल नीनो जलधारा, सुसीमा जलधारा, अलास्का की जलधारा, क्यूरेशियो की जलधारा, उत्तर विश्वीय रेखीय जलधारा, उत्तरी प्रशांत प्रवाह और दक्षिणी विषुवतीय रेखीय जलधारा, ये सब जो जलधारा है, ये सब जलधारा प्रशांत महासागर का है, जो कि गर्म जलधारा के रूप में जाना जाता है। बस इतना ध्यान रखिएगा, मैं जो बोलते जाऊंगा आप रिपीट करते जाइए। दक्षिणी विषुवतीय रेखा जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा और विपरीत विषुवतीय रेखीय जलधारा, ये सब जलधारा जो है हमारा प्रशांत महासागर का जलधारा है और ये सारे गर्म जलधारे हैं। बस इतना जान गए। प्रशांत महासागर में कुछ ठंडी जलधारा भी है जिसका नाम है क्यूराइल जलधारा, जो कि प्रशांत महासागर में पड़ता है, जो कि ठंडी जलधारा है। अगर पूछे कैलिफोर्निया की जलधारा जो है, ये भी प्रशांत महासागर में है, लेकिन ठंडी जलधारा के रूप में जानते हैं। अब ये जान गए, तो एक आता है अंटार्कटिका प्रवाह, याद रखिएगा, जो कि ये भी प्रशांत महासागर का ही है, जो कि ठंडी जलधारा है। समझ गए? तो आपसे पूछेगा कि अंटार्कटिका जो प्रवाह है वो प्रशांत महासागर में है, जो कि ठंडी जलधारा है। क्या है? ठंडी जलधारा है। आपसे ये भी पूछेगा कि कैलिफोर्निया की जलधारा जो है प्रशांत महासागर है, लेकिन कौन सी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। क्यूराइल जलधारा क्या है? प्रशांत महासागर का है, जो कि ठंडी जलधारा है। ये हो गए। आपसे पूछेगा कि भाई अगुलहास की जलधारा क्या है? तो हिंद महासागर की जलधारा है, जो कि गर्म एवं अस्थायी जलधारा है। मोजाम्बिक की जलधारा क्या है? तो ये भी हिंद महासागर की जलधारा है, गर्म एवं अस्थायी जलधारा है। और भी सवाल पूछता है कि दक्षिण विषुवतीय रेखा जलधारा जो है वो भी हिंद महासागर का है और गर्म और स्थलीय है, और ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा हिंद महासागर में ही मिलेगा और गर्म एवं परिवर्तनशील है। क्या है? परिवर्तन करता है, ये बदलता है। आपसे शीतकालीन मानसून प्रवाह पूछे तो हिंद महासागर में ही है, गर्म और परिवर्तनशील है। तो दो तो परिवर्तनशील है, मानसून की जलधारा दोनों है, जो कि ग्रीष्म और शीतकालीन है। ये जो परिवर्तन है हिंद महासागर में मिलेगा। आपसे पूछेगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा जो है आपको हिंद महासागर से है और ये ठंडी और अस्थायी जलधारा है। ये भी क्लियर हो गए। तो आपको अगर पूछते, क्या पूछते कि अगुलहास जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, ग्रीष्मकालीन मानसून, शीतकालीन और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, ये सब जलधारा जो है आपको ठंडी और अस्थायी मिलेगा, कुछ जो है अस्थायी परिवर्तनशील मिलेगा, और ये सारे जो जलधारा हैं वो हिंद महासागर में पड़ते हैं और ये सारे नाम जो है आपको हिंद महासागर में मिलेगा। मतलब इस तरह का जलधारा। अब चलते हैं अटलांटिक महासागर की बात करते हैं, जो कि सेकंड नंबर पे आता है ना। हिंद महासागर तो थर्ड नंबर पे आता है। अब देखिए, ये जो उत्तरी विषुवतीय रेखा जलधारा है, दक्षिणीय विषुवतीय रेखा, और ये फ्लोरिडा के जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा और ब्राजील जलधारा, ये सब जो जलधारा है या विपरीतीय विषुवतीय रेखा जो गिनी जलधारा है, वो सारे जो है अटलांटिक जो है महासागर में है और ये गर्म जलधारा है। क्या है? गर्म जलधारा है। तो आपसे पूछेगा कि अटलांटिक महासागर
में जो है बताइए कौन कौन से महासागर हैं, तो गर्म जलधारा महासागर हैं ये। और कौन कौन है उसका नाम बताइए, तो हम बता देंगे सबसे इंपॉर्टेंट कि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है जो कि अटलांटिक महासागर में है, ब्राजील जलधारा जो भी गल्फ स्ट्रीम में है, मतलब सॉरी गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, ब्राजील जलधारा है, वो सब अटलांटिक महासागर में है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछता है कि फ्लोरिडा की जलधारा जो है किस महासागर में है, तो अटलांटिक महासागर में है जो कि गर्म जलधारा है, बस इतना जरूर ध्यान रखिएगा। ब्राजील जलधारा पूछता है कि किस महासागर में है, तो अटलांटिक महासागर में है और गर्म जलधारा है। अब और भी अब चलते हैं, गर्म जलधारा पढ़ लेते हैं। अटलांटिका तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 3 और पढ़ने हैं। जैसे देखिए इरमिंजर जलधारा है, रेनेल जलधारा है, एंटीलीन जलधारा है, और एक आपका और है, क्या है नाम, तो ये कनारी जलधारा है। तो ये कनारी जलधारा आपको ठंडा नहीं है, ये जो 3 आपका है ये भी गर्म जलधारा है, जिसमें रेनेल जलधारा के बारे में पूछा हुआ है, तो अटलांटिक महासागर में है और गर्म जलधारा है, ये सवाल पूछा हुआ। अब देखिए कनारी जलधारा ये 100% याद कर लीजिए क्योंकि अटलांटिक महासागर में ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर ऐसे बोलते हैं, लोब्राडोर बोल दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो लोब्राडोर जलधारा जो है अटलांटिक महासागर में है, ये भी ठंडी जलधारा है। तो ये पूछता है कि लेब्राडोर जो जलधारा है वो जो है कहाँ है, तो ठंडी जलधारा है और ये अटलांटिक महासागर में है। आपसे ये सवाल भी पूछता है कि वेंगुला जलधारा जो है कहाँ है, अटलांटिक महासागर में है और ठंडी जलधारा है। और भी सवाल क्या है, और भी है अंटार्कटिका जलधारा अगर पूछे तो अटलांटिक महासागर में है और ठंडी जलधारा है, और पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा जो है अटलांटिक और ठंडी जलधारा है, और एक फॉकलैंड जो है जलधारा है अटलांटिक और ठंडी जलधारा है। क्लियर हो गए। तो सवाल क्या पूछेगा, देखिए लोब्राडोर जलधारा कहाँ है, अटलांटिक महासागर में, ठंडी जलधारा। ये पूछता है अंटार्कटिका जलधारा कहाँ है, अटलांटिक महासागर में, और या तो क्या ठंडी जलधारा है। ग्रीनलैंड जलधारा ठंडी जलधारा है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट और सब्सक्राइब करें, और जिस तरह आप सपोर्ट और सब्सक्राइब कर रहे हैं दिल से थैंक यू। और आप हैं तभी हम हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आपके बिना मैं नहीं, ये आप जानते हैं। जय हिंद, जय भारत।